आइए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का 11th चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली दो चीज़ें, थर्मोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री। थर्मोमेट्री का रिलेशन टेम्परेचर से है और कैलोरीमेट्री का रिलेशन हीट से है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोमेट्री, है ना। इसमें हम लोग टेम्परेचर को पढ़ेंगे, है ना। अभी शुरुआत में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि टेम्परेचर और हीट इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस क्या है, फिर बाद में कैलोरीमेट्री में हम लोग हीट को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शुरुआत हमारा काम होगा टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना। तो टेम्परेचर से रिलेटेड हम लोग वेरियस थर्मामीटर्स पढ़ेंगे, वेरियस स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है ना, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन में चले जाएंगे, थर्मल एक्सपेंशन में, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो इतना हमें पढ़ना है थर्मोमेट्री में, और फिर कैलोरीमेट्री में चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम टेम्परेचर और हीट से। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम टेम्परेचर और हीट से। तो टेम्परेचर और ये रहा हीट, है ना। एक दो बातें कर लें यहाँ से हीट के बारे में, फिर हम लोग हीट को डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। टेम्परेचर एक्चुअली बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। टेम्परेचर एक्चुअली is a measure of degree of hotness or coldness of a body, है ना। is a measure of degree of hotness or coldness of a body, coldness of a body। कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है उसका पता हमें उसके टेम्परेचर से चलता है ना। कोई भी बॉडी गर्म है या ठंडी है उसका पता हमें उसके टेम्परेचर से चलेगा, यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस कितनी गर्म है, या सपोज दो चीज़ें गर्म है, दोनों में ज़्यादा गर्म कौन सी है, कम गर्म कौन सी है, हम ये भी टेम्परेचर से पता लगाएंगे। इसमें हीट का कोई लेना देना नहीं कि हीट से हम पता लगाएंगे, नो, इट विल बी डिटरमिन्ड बाय टेम्परेचर ओनली। तो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, जहाँ तक हीट का सवाल है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये कहाँ से आती है, जैसे हर एनर्जी का अपना एक रीज़न होता है कि कैसे आई वो एनर्जी किसी बॉडी के पास। जैसे अगर एक स्कूटरिस्ट है, एक स्कूटर वाला है, वो चला जा रहा है स्कूटर दौड़ाते हुए, है ना, तो उसके पास कौन सी एनर्जी हमें दिख रही है, काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, मास ऑफ स्कूटर एंड द पर्सन, और फिर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है वो, कितनी स्पीड से जा रहा है वो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो समझ में आया कि उसके मोशन के कारण उसके पास वो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में भी आप जानते हो कि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कोई भी बॉडी किसी पोजीशन, ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पोजीशन में रखी हुई है, उसके एक पोजीशन के कारण उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। रबर बैंड है, रबर बैंड को अपन ने स्ट्रेच किया हुआ है ना, तो उसके पास जो एनर्जी है वो उसमें स्ट्रेन के कारण है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। तो एनर्जी कोई सी भी हो, उसका एक रीजन होता है कि वो किस कारण से है वहां पर, है ना। इसी तरीके से हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन अब हीट हर बॉडी के पास होती है, एवरी बॉडी, है ना। अगर मेरे हाथ में अगर एक स्टील का पीस है ना, वो स्टील के पीस पे के अंदर एनर्जी है, हीट एनर्जी है ना। वो कहाँ से आ रही है, क्यों है वो उसके पास, वो उसके अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स का जो वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है उस स्टील की बॉडी के अंदर, उस वाइब्रेशन के कारण वो एनर्जी पॉजेस किए हुए है वो बॉडी, एंड दैट इज एक्चुअली हीट। यहां पर हम लोग हीट को इंटरनल एनर्जी से मतलब डिफर करके समझें। इंटरनल एनर्जी होती है द समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में। वही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। मैकेनिक्स में कहां पर, यानी जहां मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बाहर से दिख रहे होते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है। तो वहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल, जैसे ये इस बॉडी को अगर मैं छोड़ दूं, ये ऊपर से नीचे गिर रही होगी, तो रास्ते में इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, वो इसकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी नहीं कहलाएगा। लेकिन गैस मोलिक्यूल्स है, अब वो मोलिक्यूल्स आपको मालूम है ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, उस सिस्टम में माइक्रोस्कोपिक है वो सिस्टम, आपने को दिख तो नहीं रहा है ना मोलिक्यूल्स, तो वहां पर उस सिस्टम के पास जो काइनेटिक और एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल होगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, इसलिए बोलते हैं कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टोटली काइनेटिक होती है। लेकिन रियल गैसेस के पास इंटरनल मतलब जो काइनेटिक है एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल भी होती है। तो रियल गैसेस के पास इंटरनल एनर्जी और रियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। इज दैट क्लियर? तो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में वही काइनेटिक और पोटेंशियल के टोटल को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, लेकिन उससे हमें हीट को अलग करके समझना होगा
क्योंकि इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, और पोटेंशियल एनर्जी कई कारणों से होती है, पोजीशन के कारण, स्ट्रेन के कारण, है ना, एटसेट्रा। तो उस सिस्टम में अंदर उसके कहीं किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। जैसे आप मान के चलिए कि जैसे केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि एवरी बॉन्ड हैज एन एनर्जी विच इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड के पास भी एक एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वो मैं ऐसा किसी सिस्टम की हर सिस्टम में कहीं ना कहीं अंदर कोई बॉन्ड तो जरूर होता है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे मेटेलिक बॉन्ड हो, चाहे कोई सा भी बॉन्ड हो। तो एक तरीके से वहां पर कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। सिर्फ आइडियल गैस को छोड़ दीजिए आप, है ना, वहां पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, हम ये मानकर करते हैं, वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। लेकिन इन जनरल एवरी बॉडी हैज इंटरनल एनर्जी एज अ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। लेकिन हीट एक्चुअली वो इंटरनल जो वाइब्रेशंस होते हैं, यानी किसी जैसे सॉलिड है, सॉलिड के एटम्स जो है वो अपनी जगह छोड़कर तो नहीं भागते, है ना, उनमें फ्रीडम नहीं होती। लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम होती है और गैस में सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है। तो किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस की किसी की भी बात करें तो उसके अंदर के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो ये वाइब्रेशन टाइप का होता रहता है, ये इंटरनल मोशन जो होता है इनका, उसके कारण जो एनर्जी पॉजेस करती है वो बॉडी, वो हीट एनर्जी कहलाती है। इज दैट क्लियर? तो हीट इज दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। दूसरी बात, अब टेम्परेचर की बात मैं आगे बढ़ाऊं तो टेम्परेचर इज जस्ट मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। टेम्परेचर इज अ रिलेटिव टर्म। बस हीट के बारे में मैं अब इससे आगे नहीं बात करूंगा, ये हम सब कैलोरीमीट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर पे फोकस करिए आप अभी, क्योंकि थर्मोमीट्री पढ़ना है आपको। टेम्परेचर एक्चुअली एक रिलेटिव टर्म है ना, रिलेटिव टर्म है। क्यों रिलेटिव टर्म है? क्योंकि अगर बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो आप कि पानी उबल रहा है, बॉईल हो रहा है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है ना, वो इसलिए क्योंकि मेल्टिंग आइस का जो पिघलती हुई बर्फ है, मेल्टिंग आइस, उसका टेम्परेचर आपने 0 लिया हुआ है। अगर मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लिया होता तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस होता, क्योंकि वो डिफरेंस सेल्सियस में तो 100 का होना है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई उस बॉडी का टेम्परेचर 100 क्यों लिया बोल रहे हो आप, क्योंकि उसका रेफरेंस जहां से आया है वो रेफरेंस को आपने कहां पर 0 लिया हुआ है। तो इसी तरीके से किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो डिपेंड करेगा कि आपने रेफरेंस कहां रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? कितना रेफरेंस लेवल, उसके आधार पर उसका टेम्परेचर डिपेंड करेगा। तो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है कि नहीं वो इतनी ही है, इससे न कम, नो, वो तो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना एक नया थर्मामीटर भी बना सकते हो जिसमें बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर आप बोलो नहीं हमारा 200 डिग्री होगा हमारे हिसाब से, हाँ ठीक है चलेगा ना, लेकिन उसके कुछ नियम कायदे कानून है, उसका पालन करना पड़ेगा आपको। तो टेम्परेचर किसी में लिख दिया इतना है तो वो इसलिए क्योंकि उसका रेफरेंस जो लिया गया है, यानी अगर बॉइलिंग वाटर का इतना है तो उसका मेल्टिंग आइस का कितना लिया हुआ है वो रेफरेंस कहलाएगा, है ना। तो उसके आधार पर वो डिपेंड करता है, इसलिए टेम्परेचर इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है। टेम्परेचर की एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दो बॉडीज को अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं तो हीट का नेचुरल फ्लो किधर से किधर होगा, नेचुरल फ्लो। ठीक है, नेचुरली हीट हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर, है ना। जिस बॉडी का टेम्परेचर हीट, अगर ये हायर टेम्परेचर, हॉट मतलब हायर टेम्परेचर, और ये बॉडी कोल्ड है, तो जब भी आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, हीट एनर्जी का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा हमेशा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, नेचुरल वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जैसे पानी है या लिक्विड है, लिक्विड नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। लेकिन आपको मालूम है कि एक पंप लगा लेते हैं अपन, तो ग्राउंड फ्लोर में मोटर लगाई है, पंप लगाया, चौथी मंजिल 5वीं मंजिल पे पानी फेंक देते हैं अपन। वो पंप का काम है ना, लोअर लेवल से हायर लेवल पानी फेंकना। इसी तरीके से हीट में भी हीट पंप होता है। तो अगर हीट पंप यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस है वो, तो उसको लगाकर आप लोअर लेवल से भी हायर लेवल हीट को, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट को फ्लो फेंक सकते हो। ये हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, लेकिन नेचुरल शब्द का इस्तेमाल मैं इसीलिए कर रहा हूं कि हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ खास बातें हो गई। मेरे ख्याल से तीनों बातें आपको ध्यान रहेंगी कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, इज अ रिलेटिव टर्म, है ना। टेम्परेचर हम डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट whenever two bodies are in contact, and naturally अगर देखें तो heat always flows from higher temperature body to a lower temperature body. टेम्परेचर से रिलेटेड एक और बात बताता हूं कि भाई टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एक्चुअली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। यानी इस बॉडी के जो एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसका मेजर टेम्परेचर होता है।
इसका मैं आपको एग्जांपल ऐसे बता दूं कि जैसे आपने केटीजी या थर्मोडायनामिक्स में आइडियल गैस पढ़ी है। अब मान लीजिए कि मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, नाइट्रोजन की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 5 है, लेकिन उसमें से 3 ट्रांसलेशन किए हैं, वो हाफ mv² वाली काइनेटिक एनर्जी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, और 2 रोटेशन किए। तो टेम्परेचर विल बी डिसाइडेड बाय दीज 3, यानी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो ट्रांसलेशन की, हाफ mv², ये एक्स एक्सेस वाली, हाफ mv² वाई एक्सेस वाली, और हाफ mv² जेड एक्सेस, ये जो एनर्जी है इसके पास 3/2 RT, अगर हम एक मोल की बात करें या एक मोलिक्यूल की बात करें 3/2 KT, देयर इज अ मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, है ना, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल इज 3/2 KT। ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से बनता है, यानी इन 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से बनता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स एटम्स और मोलिक्यूल्स, है ना। तो ये चौथी बात है कि टेम्परेचर एक्चुअली किसका मेजर है, तो वो एक्चुअली मीन काइनेटिक एनर्जी का मेजर है। इज दैट क्लियर? चलिए, जो मैंने समझाया है आपको, ये मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है, टेम्परेचर सॉरी एंड हीट, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, है ना, is a relative term. The direction of flow of heat between two bodies is decided by their temperatures. It is a measure of average kinetic energy of molecules or atoms in the body. Heat is a form of energy which arises due to internal motions such as vibration of molecules or atoms in the body. Hence, heat is possessed by every body. हर बॉडी का अंदर का एटम्स या मोलिक्यूल्स वाइब्रेशन जरूर करता है, ठीक है, भाग पाए या ना पाए वो डिपेंड करता है, लेकिन वाइब्रेशन वाला मोशन, ये मोशन तो हमेशा होता है, ठीक है। Heat naturally flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. मेरे ख्याल से इतना याद रख लोगे आप, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे आते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो टेम्परेचर का मेजरमेंट, यानी थर्मामीटर बनाने आप जा रहे हो बेसिकली, तो मेजरमेंट करने के लिए पहले अपने को स्केल बनाना पड़ेगा। जैसे लेंथ नापने के लिए पहले अपन बनाएंगे सेंटीमीटर किसको कहेंगे हम, तब जाके हम लंबाई नापें, या मीटर किसको कहेंगे हम वो बताएं, तब जाके हम उस मीटर में किसी की लंबाई नापें, 4 मीटर आई या 5 मीटर आई। तो पहले हम ये देखें कि हम टेम्परेचर का मेजरमेंट किस यूनिट में करेंगे। तो जो स्केल्स आए वो सेल्सियस आया, यानी डिग्री सेल्सियस, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, फिर केल्विन। ये हम 3 आज की डेट में जो हम यूज़ करते रहते हैं वो ये 3 है। इसके अलावा रियूमर भी आया, एक रियूमर नाम का यूनिट आया था साइंटिस्ट के कारण, और एक रैनकिन आया, रैनकिन, है ना। ये लेकिन आउटडेटेड हो चुके हैं, इसलिए हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ बात करेंगे सेल्सियस की, फ़ारेनहाइट की और केल्विन की। ओके, तो जब टेम्परेचर का स्केल बनाना होता है तो नियम ये कहता है कि आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कुछ जैसे कोई स्केल बनाना है ना, तो आप 2 टेम्परेचर्स फिक्स कर दीजिए। एक टेम्परेचर ये है आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट या लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर, ऐसे ये अपर फिक्स्ड पॉइंट या अपर फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप फिक्स करिए, यानी आप इनको कुछ भी मानिए, आपको जो मानना है आप मानिए, लेकिन इनकी 2 वैल्यूज असाइन करिए इनके साथ। ये नियम कहते हैं हम कैसे टेम्परेचर को मेजर करने वाला स्केल बनाते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि सेल्सियस ने क्या किया, सेल्सियस ने ये बोला कि भाई हम इसको 0 लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट, और इसको ले लेंगे 100, ठीक है, 100। और एक्चुअली ये लोअर फिक्स पॉइंट किसका होता है, लोअर फिक्स पॉइंट किसका टेम्परेचर मानने को बोला जाता है, ये है मेल्टिंग आइस, ठीक है, और ये है बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को आपको अपर फिक्स टेम्परेचर मानना है, और मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर को आपको लोअर फिक्स टेम्परेचर मानना है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग ही क्यों, उसकी वजह यह है कि जब किसी भी सब्सटेंस का चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है, जैसे मेल्टिंग आइस का मतलब है कि बर्फ पिघल रही है, यानी कुछ पार्ट पानी है कुछ पार्ट बर्फ है, तो फिर उसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा जब तक चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है। एज लॉन्ग एज द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, एज लॉन्ग एज, हो जाने के बाद क्या होगा टेम्परेचर मुझे नहीं मालूम, मतलब अभी मैं फिलहाल ये बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है लेकिन नहीं बोलूंगा। लेकिन यह पूरा फ्रीज हो जाने के बाद, यानी अगर इसका रिवर्स प्रोसेस की बात करें तो पानी पूरा फ्रीज हो गया,
बर्फ बन गया, तो फिर उस बर्फ का टेम्परेचर कितना है मुझे नहीं मालूम, मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर बर्फ पिघल रही है, आइस मेल्ट हो रहा है, भले 1% पानी है और 99% आइस है, या 99% पानी है और 1% आइस है, लेकिन दोनों साथ में है, दोनों फेजेस यानी सॉलिड और लिक्विड जो फेजेस है पानी की, वो दोनों साथ में इक्विलिब्रियम में है, और 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ओपन उसमें काम है, कोई आपने अपनी तरफ से एडिशनल प्रेशर नहीं लगा रखा है, तो वो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, है ना। इसी तरीके से बॉइलिंग वाटर, अगर पानी बॉइल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, है ना। खुले हुए बर्तन में अगर पानी बॉइल कर रहे हो आप तो ओके। तो लोअर फिक्स टेम्परेचर या लोअर फिक्स पॉइंट किसका टेम्परेचर एक्सप्रेस करता है? मेल्टिंग आइस का। इसी तरीके से अपर फिक्स टेम्परेचर किसका टेम्परेचर हो कहलाता है? बॉइलिंग वाटर का। इनका टेम्परेचर आपको सबसे पहले मानना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला कि सेल्सियस साहब ने क्या किया कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री माना और इसका 100 डिग्री माना, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। फिर उन्होंने बीच में इसमें निशान लगाए। कितने निशान लगाए? 100 ये है, 0 ये है, तो 100 निशान लगाएंगे। कितने निशान लग जाएंगे इसमें? 100, तो 1 2 3 4 5 6, ये इसमें कितने निशान लगा दिए गए? 100 डिवीजन्स, 100 डिवीजन्स, ठीक है। और ईच डिवीजन को 1 डिग्री सेल्सियस कह दिया गया, यानी ये जो चीज़ है ये हर डिवीजन जो है, यानी ये जो ये चीज़ है, 2 डिवीजन के बीच की चीज़, ये 1 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। आ गई बात समझ में? तो किसी भी स्केल को बनाने के लिए, टेम्परेचर का स्केल बनाने के लिए, है ना, सबसे पहले क्या किया जाता है कि मेल्टिंग आइस के टेम्परेचर की एक वैल्यू फिक्स की जाती है कि हम अपने स्केल में इसको क्या मानने जा रहे हैं। इसी तरीके से बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को एक फिक्स किया जाता है कि हम अपने स्केल में इसको क्या मानेंगे। फिर उसके बाद जितना डिफरेंस होता है उतने हम उसमें बीच में डिवीजन्स बना देते हैं, ठीक है। तो यह 100 डिवीजन हो गए। ऐसे ही फ़ारेनहाइट साहब आए, उन्होंने क्या किया? फ़ारेनहाइट साहब ने क्या किया कि फ़ारेनहाइट साहब ने मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर माना 32, है ना। इसको बोला उन्होंने कि हम इसको 32 मानेंगे। मानो भाई, कितना मानना है? मानो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको माना उन्होंने बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बीच में दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 180 आएगा, तो 180 डिवीजन्स कर दिए उन्होंने, निशान लगा दिए। डेफिनेटली इसके निशान जो होंगे वो छोटा पास होंगे, क्योंकि वो जितनी चीज़ में उसमें सेल्सियस में 100 निशान लगाए गए थे, उसमें यहाँ पर 180 निशान है, उतनी लंबाई उतनी है। ये 2 लाइन रेड कलर की लाइनें आपको दिख रही हैं, ये रेड कलर की 2 लाइनें, ये फिक्स है। इनके बीच की चीज़ को कोई 100 निशान लगाकर डिवाइड करता है, कोई 180 निशान लगा के डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली 180 वाला जो निशान होगा वो पास लगाएगा। यानी साफ कह सकते हैं कि इसका जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके जो निशान पास लग रहे हैं, तो इसका जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ से इतनी बात साफ दिख रही है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा वो कम होगा किससे? 1 डिग्री सेल्सियस से। इतनी बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि फ़ारेनहाइट की जो स्केलिंग है वो पास है, उसकी जो डिवीजन्स हैं वो पास हैं, ठीक है। चलिए, इन्होंने ऐसा किया। अब केल्विन साहब जब आए तो केल्विन साहब ने क्या किया कि बोले इसमें भी जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो कई वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव में जाता है। जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो -273 डिग्री सेल्सियस तक आप चले जाओगे। तो केल्विन साहब ने ये बोला कि हम ऐसा स्केल बनाएंगे जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ ना हो, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि जो उनके पहले तक, क्योंकि सेल्सियस पहले आ चुका था, सेल्सियस स्केल पहले आ चुका था, केल्विन तो बाद में आया, तो केल्विन ने ये हिसाब किताब लगाया कि अभी तक जो स्केल आ चुके हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, जितना ये है ना, ये वाला पॉइंट, ये -273 वाला पॉइंट, बोले मैं इसको 0 मान लेता हूं। इसको जब मैं 0 मान लूंगा तो इसके ऊपर तो सब पॉजिटिव वैल्यू ही रहेंगी, ठीक है। अब तो नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि जो मोस्ट नेगेटिव टेम्परेचर है ना, टिल दैट डेट जब केल्विन साहब ने ये स्केल अपना बनाया, उस समय तक जो मोस्ट नेगेटिव डिस्कवर हुआ था टेम्परेचर, चाहे सेल्सियस में हो चाहे फ़ारेनहाइट में रहा हो, उस पॉइंट के उस जगह के टेम्परेचर को उन्होंने 0 माना, यानी यहाँ पर कहीं उन्होंने 0 केल्विन माना, ठीक है। तो इसलिए उनकी सारी वैल्यूज कैसी रही? पॉजिटिव। यानी केल्विन साहब के स्केल में सारी वैल्यूज कैसी रहेंगी? टेम्परेचर्स की पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होंगी। इसलिए केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। एब्सोल्यूट समझते हो आप? जैसे ये -5, मैथमेटिक्स का याद करिए, मैंने ये लिखा हुआ है -5, तो इसको कहते हैं मैथ्स में कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, और आंसर होगा 5।
ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली -5 की, 5 की भी 5 आएगी, है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। तो इसलिए केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता। तो खैर, मैं अब वापस यहाँ पर आता हूँ कि उन्होंने जो काम दिया गया था वो ये था कि भाई आप तो मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर बताइए। तो इसका टेम्परेचर उन्होंने माना 273.15, 273.15 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगता है ना, केल्विन एब्सोल्यूट स्केल, उसमें डिग्री नहीं लगता। ऐसे ही फिर उन्होंने इसका टेम्परेचर माना 375.15 केल्विन, किसका, बॉइलिंग वाटर का। और फिर बीच में 100 डिवीजन्स, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 100 डिवीजन्स, क्योंकि डिफरेंस आपका 100 है, ठीक है, 100 डिवीजन दे दिए। यानी इसके जो निशान होंगे वो बिल्कुल सेल्सियस के जैसे होंगे, यानी जो टेम्परेचर, यानी इसका जो ये डिफरेंस है दिस, यानी ये सब डिफरेंस लिख रहा हूँ बेटा, यानी ये डेल्टा थीटा है, ये चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 1 फ़ारेनहाइट अगर था, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर का डिफरेंस सेल्सियस के टेम्परेचर डिफरेंस से छोटा होगा, क्योंकि उसका डिवीजन छोटा है। लेकिन ये 1 केल्विन का डिफरेंस टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन, है ना। केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही होगा। अगर इस कमरे का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है ना, तो केल्विन में भी 5 से ही बढ़ेगा। अब सेल्सियस में अगर 30 से 35 हो गया है, तो केल्विन में अगर वो 300 केल्विन कितना भी रहा हो, है ना, 400 रहा हो, तो 400 से 405 से केल्विन हो, 405 केल्विन हो जाएगा। यानी बढ़ोतरी जो होगी, इंक्रीमेंट जो आएगा वो 5 ही आएगा। तो ये अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात, कि चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। हमेशा यह ध्यान रखो कि चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है, केल्विन और सेल्सियस में, ठीक है। तो केल्विन साहब ने ये काम कर लिया। अब ये आपका स्केल हो गया केल्विन, ये हो गया फ़ारेनहाइट, और ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 3 स्केल हो गए। अब अगर आपका मन चाहे और आपने बोला कि हमें भी एक स्केल बनाना है, बनाओ, तो बनाते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन होता है एक्चुअली, है ना, इसलिए अपन उसकी तैयारी कर रहे हैं कि मान लो आपने एक स्केल बनाया, तो आपको भी यही बोला जाएगा, आपके लिए कोई नया नियम नहीं आ जाएगा। आपको भी बोला जाएगा मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर मानो, ठीक है, मान लिया। कितना माना, बोले x। अच्छा, आपके स्केल को बोलोगे क्या, नाम तो बताओ, बोलना हम क्या, अपने स्केल को नाम बताएं। हम बोलेंगे, हम क्या बोलें, 11th क्लास में है ना अपन, ओके, तो E फॉर 11, है ना, E बोल देते हैं। हमारा स्केल E कहलाएगा, यानी हमारा स्केल डिग्री E के नाम से जाना जाएगा। तो ये x डिग्री E मान लिया आपने, है ना। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर को बताओ, बोलना y डिग्री E मान लिया, ठीक है। बीच में डिविजन्स कितने लगाए, निशान कितने बनाओगे, नेचुरली y माइनस x, है ना। जितना डिफरेंस होता है वो ऊपर वाले टेम्परेचर नीचे उतने ही निशान लगाए जाते हैं, y माइनस x डिविजन्स। ये हो गया आपका, ये आपका स्केल तैयार हो गया, नो प्रॉब्लम। अब बोलो, अब अपना मतलब अब डेफिनेटली अपना फीवर, मतलब किसी का फीवर नापने जाना तो वही जो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है उसी को नापने जाना, अपने वाले को नहीं नाप लेके जाना चले आना, क्योंकि अभी कैलकुलेशन सीखी नहीं है अपन ने। पता चला कि कितने टेम्परेचर पे हम उसको फीवर की दवाई दें, है ना, पैरासीटामॉल दें नहीं दें, अभी सीख रहे, बस अपन सीख रहे हैं, ओके। तो ये हम खुद बना सकते हैं, बस हमें मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर मानना होगा, बॉइलिंग वाटर का मानना होगा, और जो डिफरेंस होगा उनमें उतने के निशान लगाने होंगे, वो हमने किया, ये हमारा स्केल तैयार हो गया। इज दैट क्लियर। अब इन सभी में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा, तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं, तो रिलेशन में आते हैं हम। तो रिलेशन कैसे बनाया जाए, सब चीज़ें अपन ने तैयार करनी कि किसने किसको क्या, जीरो मेल्टिंग आइस क्या माना, बॉइलिंग वाटर क्या माना। अब इनमें रिलेशनशिप की बात करते हैं। देखिए, तो ये बात तय है कि जो मेल्टिंग आइस है, मेल्टिंग आइस का जो टेम्परेचर है, डेफिनेटली मेल्टिंग आइस ठंडी है, बॉइलिंग वाटर गर्म है। वहाँ से अगर मैं धीरे धीरे ऊपर टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो ये टेम्परेचर कुछ ऐसा बढ़ा होगा, नहीं आई बात समझ में। मतलब ये आपका, ये मान लीजिए ये मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, यानी ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर था, और ये वाला पॉइंट आपका बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है ना, बढ़ते हुए इस तरीके से आया। अब किसी ने बोला कि हम इसको ज़ीरो लेंगे, हम, चलिए ये मैंने बना दिया, सेल्सियस ने ये बोला था कि हम इसके टेम्परेचर को 0 मानेंगे, ठीक है, और इसके टेम्परेचर को हम 100 मानेंगे, है ना। इसके टेम्परेचर को हम 0 मानेंगे और
बॉइलिंग वाटर का ग्राफ बना रहा हूं मैं, है ना, वो टेम्परेचर ब्लू कलर से मैंने टेम्परेचर का ग्रोथ बताया कि भाई 0 से 100 तक, क्योंकि जब निशान लगाते हो आप जब अपने स्केल में, तो कूद कूद के तो नहीं लगाते ना कि आपने वो थर्मामीटर के यहाँ पे बोले ये क्या बोलते हैं, यहाँ से ज़्यादा बड़ा निशान, वहाँ छोटे छोटे निशान, फिर ऐसा, फिर नहीं। निशान कैसे लगाते हो आप? बिल्कुल ग्रेजुअली ना, बिल्कुल ग्रेजुअली, बिल्कुल बराबरी से निशान लगाते हो, ऐसे ऐसे निशान लगाते आते। कोई भी स्केल बनाओगे, थर्मामीटर या सेंटीमीटर, कोई भी चीज़ होती है, मीटर स्केल है तो भी उसमें निशान बराबर डिस्टेंस पे लगे होंगे ना, ठीक है। तो आप 5 मीटर से 10 मीटर की लंबाई देख लो या 10 से 15 की देख लो, वो तो बराबर आएगी ना, क्योंकि 10 से 15 के बीच में भी जो निशान लगे हैं वो ये वैसे ही है जैसे 5 से 10 के बीच में निशान लगे हैं। तो 5 से 10 के बीच में अगर लंबाई 5 मीटर होती है तो 10 से, इसीलिए तो वो स्केलिंग आपकी बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म रेट से चीज़ टेम्परेचर मतलब हम वही चीज़ बढ़ती है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो उस हिसाब से बढ़ती है लीनियरली, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, मेल्टिंग आइस का, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका बॉइलिंग वाटर का, है ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं हम इसको, इसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोल देते हैं, ठीक है। सेल्सियस साहब ने इसको 0 माना था। ग्राफ में अगर मैं बताऊं तो ये टेम्परेचर का वेरिएशन ब्लू कलर से दिखा दिया, और ये ग्राफ में आपको मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अब ये है कि इन्होंने किसी बॉडी का टेम्परेचर इस सेल्सियस वाले स्केल में, मान लीजिए यहाँ पर है ना, ये टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस या C मान लेता हूँ मैं कि भाई किसी बॉडी का कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ये कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है, ओके, दिस इज अ बॉडी। उस बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में बताया गया, बोले C आया सेल्सियस में बताया गया कि इतना आया, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब फ़ारेनहाइट साहब से पूछा गया कि भाई फ़ारेनहाइट साहब आप जरा इस बॉडी का टेम्परेचर नापो आपके थर्मामीटर से। तो फ़ारेनहाइट साहब ने बोले कि हमने तो 0 यहाँ माना हुआ है, हमने 0 यहाँ माना हुआ है। मैं कौन से कलर से दिखाऊं, एक मिनट चेंज करता हूँ, मैं वाइट कलर से दिखाता हूँ। फ़ारेनहाइट साहब ने बोला कि हमारा 0 तो यहाँ पर है ना, ये फ़ारेनहाइट स्केल चालू हो गया, वाइट कलर से फ़ारेनहाइट। बोले हमारा 0 तो यहाँ है, क्योंकि हमने यहाँ 0 है, इससे 32 ऊपर, यानी 32 ऊपर जाकर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर जाकर मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर हमने 32 माना हुआ है। जिसको सेल्सियस ने 0 माना था उसको हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना, इस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट। रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, ये सॉरी वाइट दिखा दिया मैंने, ये दिख रहा है आपको रेड कलर का ये पॉइंट। इस पॉइंट का टेम्परेचर सेल्सियस ने 0 माना था, फ़ारेनहाइट ने तो 32 माना था ना, तो फ़ारेनहाइट के हिसाब से तो उसका 0 32 से यहाँ से नीचे होगा, यहाँ पर कहीं होगा उसका 0। यस, बिल्कुल सही है कि फ़ारेनहाइट साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि उनका 0 तो यहाँ था, है ना, यहाँ पर था, और उन्होंने यहाँ से 32 डिग्री ऊपर जाकर मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर को माना था कितना, 32 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट का जो 0 होगा, फ़ारेनहाइट के स्केल का जो 0 होगा वो यहाँ कहीं होगा। सही है, सही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसने 32 डिग्री को मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर माना है। तो 0 तो 32 के नीचे होता है ना, तो 0 कहाँ होगा उस फ़ारेनहाइट का, उसके नीचे होगा, कहीं यहाँ पड़ा होगा, ठीक है, ओके। लेकिन अब अगर फ़ारेनहाइट साहब से हम पूछें कि भाई आप अपने स्केल में, वाइट कलर का आपका स्केल है, आप इस बॉडी का टेम्परेचर बताएं, तो बोले हमारे हिसाब से तो हमारे स्केल में इसका टेम्परेचर इतना आएगा। हमारा 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, और 0 से हम जब ऊपर नापने जाएंगे तो इतना आएगा। ये कहलाएगा हमारा फ़ारेनहाइट, ये हमारा फ़ारेनहाइट कहलाएगा उस बॉडी का टेम्परेचर जिसका सेल्सियस में नापा गया था C के रूप में। हमारा ये 0 से लेकर हमारा 0 वाइट, सिर्फ वाइट कलर देखना बेटा, वाइट कलर वाला ग्राफ पूरा वाइट कलर वाला देखना, ग्रीन कलर वाला काम खत्म हो गया। तो हमारा उसी बॉडी तो वही है ना। तो अब बॉडी का टेम्परेचर कोई 15 बोले हमारा सेल्सियस में है, तो कोई हमारा फ़ारेनहाइट बोले हमारा 200 है, बॉडी तो वही है ना, वो उतनी ही गर्म है ना जितनी हमको लग रही है, उतनी फ़ारेनहाइट साहब को भी लग रही है। बस सबने अपना अपना 0 हेर फेर कर रखा है, इसलिए सबकी रीडिंगें अलग अलग आएंगी, बॉडी तो वही है। तो फ़ारेनहाइट साहब के हिसाब से इनका टेम्परेचर F मान लिया मैंने, उस बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखिए, तो ब्लू कलर वाला जो मैंने ग्राफ आपको दिखाया था, ब्लू कलर वाली जो चीज़ है वो आपकी बिल्कुल एज इट इज है। टेम्परेचर तो इसी तरीके से बढ़ेगा जैसा बढ़ रहा था, मतलब स्केलिंग जो है, स्केलिंग सारे थर्मामीटर्स में यूनिफॉर्म रेट से हुई है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर अब बात करूँ कि बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस साहब C बता रहे हैं, फ़ारेनहाइट साहब F बता रहे हैं, तो लेकिन ये ट्रायंगल तो सिमिलर होगा ना। ये अगर मैं बोलूं ग्रीन कलर वाला, मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिस, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, है ना। ये बड़ा वाला ट्रायंगल मैं रेड कलर से दिखा देता हूं, ये और ये,
ठीक है, तो आप ये देखिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया है ना, ये आपका छोटा ट्रायंगल हो गया, ये छोटा ट्रायंगल यानी स्मॉल ट्रायंगल, और ये आपका रेड कलर से जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा ये है ना, ये पूरा जो है इसमें ग्रीन वाला भी शामिल हो जाएगा है ना, तो ये आपका लास्ट ट्रायंगल हो गया है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि ऐसा है, ऐसा ये लास्ट ट्रायंगल है और छोटा ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल अल्टीमेटली कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इनकी दिस बाय दिस ये जो होगा ये बराबर होना चाहिए है ना, ये इसका रेशो हमेशा सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? दैट इज, अगर मैं सेल्सियस साहब के हिसाब से चलूं तो सेल्सियस साहब में ये वाली जो लंबाई थी, ये वाली लंबाई थी वो c के बराबर थी, और ये वाली जो लंबाई थी वो थी 100 के बराबर है ना। सेल्सियस साहब की अगर मैं बात करूं तो ये c था और ये 100 था, तो इनके हिसाब से ये रेशो आ रहा है c/100 इन दोनों साइडों का है ना। फ़ारेनहाइट के हिसाब के साथ जरा देखना, व्हाइट कलर के हिसाब से ये वाली लंबाई बताओ, सिर्फ कौन सी लंबाई बताना, व्हाइट कलर वाली, यानी ये वाली लंबाई बताओ। तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, F-32, क्योंकि F यहां से यहां तक का टेम्परेचर था है ना, F में से 32 माइनस कर लेंगे तो यस F-32 बाय फ़ारेनहाइट साहब में यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना था, F-32, सॉरी ये वाली साइड कितने की थी, फ़ारेनहाइट साहब ने बॉइलिंग पॉइंट को कितना माना था 212 और मेल्टिंग पॉइंट को कितना माना था 32, तो ये डिफरेंस कितना हुआ टोटल 180। ये आ गई बात समझ में? तो ये हो गया रिलेशनशिप इनके बीच का। तो यहां मैंने आपको समझाया कि सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से ये चीज आती है। किससे आती है? सिमिलर ट्रायंगल्स के कंसेप्ट से। तो अब मैं इसको जनरलाइज करता हूं है ना, एक बार सिखाया कि कैसे आया। तो मतलब कुल मिला के ये हुआ कि अब मैं आपको बेसिक देता हूं यहाँ का, कि ये जो काम हुआ वो कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि जब भी आप कोई स्केल बनाते हो, ये आपने कोई स्केल लिया और इसमें आपने ये लोअर फिक्स पॉइंट बनाया है ना, दिस इज लोअर फिक्स टेम्परेचर। आपको बताया जा चुका है कि अपर फिक्स टेम्परेचर, लोअर फिक्स टेम्परेचर में मेल्टिंग आइस, अपर फिक्स टेम्परेचर में बॉइलिंग वाटर है ना, बीच में डिविजन्स। तो और फिर किसी बॉडी का टेम्परेचर है ना, ये ठीक है। तो ये C है और ये 0 है, अगर सेल्सियस की बात करें तो ये 0 है ना, और ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो C-0 यानी ये चीज C-0 अपॉन ये चीज, ये कितनी है 100-0। ऐसे ही अभी आपके सामने मैं जब समझा रहा था सिमिलर ट्रायंगल्स के कंसेप्ट से, वही है, वहां ट्रायंगल बनाकर दिखाया मैंने, अभी जो समझा रहा था उसमें मैंने ट्रायंगल आपको बनाकर दिखाए है ना। यहाँ पर वही अब समझा चुका हूं, तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं कि आपने वहां एक्चुअली क्या सीखा था। वो ये सीखा था कि फ़ारेनहाइट साहब में के स्केल में ये वाली जो लंबाई थी वो थी F, यानी ये चीज हो गई थी F उनकी, F उस बॉडी का टेम्परेचर, और ये चीज थी 32। तो F-32 यानी ये लंबाई कितनी हो गई, ये वाली लंबाई F-32 अपॉन ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 212 था, ये 32 था, तो 212 माइनस 32। ऐसे अब केल्विन साहब के केस में सीधे जनरलाइज करो, केल्विन साहब के केस में यही चीज K हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर K, तो K माइनस 273.15 सही है, क्योंकि उन्होंने इस पॉइंट को कितना माना हुआ है, इस पॉइंट को माना था 273.15 केल्विन है ना, और इस पॉइंट को माना था उन्होंने 373.15 केल्विन। ओके, तो K माइनस दिस अपॉन 373.15 माइनस 273.15, ये हो गया, दैट इज C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273.15/100 है ना। ये रिलेशनशिप आ गई। अगर मैं अब 20 का मल्टीप्लाई कर लूँ, पूरे इक्वेशन में 20 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो C/25 100 होता है, C/5 हो जाएगा, यहाँ पर F-32/9 हो जाएगा, और यहाँ पर K माइनस 273.15/5 हो जाएगा। तो ये आपका तीनों के बीच में आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द रिलेशन इन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, अब इस रिलेशन को मैं आगे लेकर चलता हूं। तो आपके पास रिलेशन आपने बनाया C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273.15/5। ये आपका रिलेशनशिप बन गया। अब इसमें मैं
अपने ये रिलेशनशिप आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ से जो की पॉइंट्स अपने बनते हैं वो ये है कि सबसे पहले C एंड F इन दोनों के बीच में हमें इक्वेशन सीधे सीधे जल्दी जल्दी बनाने आने चाहिए। तो जरा देखिए, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, दैट इज C इज इक्वल टू 5/9F माइनस 5 इधर चला जाएगा, 5/9 इंटू 5 इंटू 32, तो 5 इंटू 32 करोगे तो 160 है ना, तो 160/9 160/9 है ना। आगे ये बात समझ में, ये आपका एक रिलेशन बन गया। तो ये सब याद नहीं करने बेटा, ये बस सीखना है, मतलब आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। कौन सा? ये वाला रिलेशन है ना, ये रिलेशन याद। फिर मैं अब यहाँ से आपको इसके सब केसेस बता रहा हूँ, क्वेश्चन की वैरायटी कैसे डेवलप होती है। वो आपसे ग्राफ बनाने को बोल सकता है, एक्चुअली वो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला आपसे बोल सकता है कि सेल्सियस यहाँ बनाया हुआ है, सेल्सियस यहाँ बनाया हुआ है, ऐसा बना देता हूँ, सेल्सियस यहाँ बनाया, फ़ारेनहाइट यहाँ बनाया, ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ। तो भाई आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। जब आप ऐसा काम कर लोगे, यहाँ तक आ जाओगे, तब फिर आप बोलना कि चूंकि y एक्सिस में मैंने C बनाया हुआ है तो इसकी जगह लिख देना y, है ना। 5/9 ये हो गया, और f की जगह लिख देना x। ग्राफ मैथमेटिक्स से अपन डिसाइड करते हैं, तो मैथ्स का ये याद कर लेना, और ये हो गया आपका 160/9। ओके, तो ये आपको याद दिलाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c की। mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अपन ने याद किया हुआ है, उसकी याद उससे अपन को कंपेयर कर लेना है, क्योंकि y मिल चुका है और आपको x मिल चुका है। बाकी तो नंबर्स हैं, वो नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन के केस में। तो आपका ये x हो गया, x की जगह बैठा हुआ है, y की जगह y बैठ गया, तो m की जगह पर आपको क्या मिल गया? m की जगह पर मिल गया आपको 5/9, है ना, यानी स्लोप पॉजिटिव। m क्या कहलाता है? स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो m इज इक्वल टू 5/9, ये स्लोप मिल गया आपको, ठीक है। और इंटरसेप्ट यानी ये कहलाता है y एक्सिस में जो यहाँ से कटिंग होती है उसको c कहते हैं, है ना। सेल्सियस नहीं, मैथ्स का ये इस वाले इक्वेशन का c बोल रहा हूँ, ये सेल्सियस नहीं है, ये इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस है। तो c आपका कैसा है? नेगेटिव है। c आपका कैसा है? नेगेटिव है। c इज नेगेटिव, माइनस 160/9, यानी y एक्सिस में कहाँ से कटिंग हो रही है? नेगेटिव साइड से कटिंग हो रही है। ओके, अब आप ग्राफ बना सकते हैं अपना। कैसे? कटिंग आपको नेगेटिव साइड से करनी है, यानी ये हो गया आपकी कटिंग का पॉइंट, नेगेटिव y से करना, y एक्सिस में नीचे चले आना, है ना, यहाँ से कटिंग हो गई और स्लोप पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन ऐसी होती है। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। इन अ सिमिलर मैनर बच्चों, इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि y एक्सिस में अगर फ़ारेनहाइट है और x एक्सिस में सेल्सियस है ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो वंस अगेन फिर से अगर हम इसको उठा लें तो देखिए आपका रिलेशन क्या था? C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, है ना। तो इस बार चूंकि आप y एक्सिस में किसको बना रहे हो? फ़ारेनहाइट को, है ना, और x एक्सिस में सेल्सियस को, है ना। तो आप y एक्सिस वाली जो चीज़ है ये y है और ये x है ना। तो f को एक साइड में रखिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड में फेंकिए। तो ये 9 को इधर ले आइए, तो 9C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32, दैट इज F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 हो जाएगा। वंस अगेन चूंकि y एक्सिस में आपने किसको दिखाया हुआ है इस बार? फ़ारेनहाइट को, तो इसकी जगह पर आप y लिख दें, c की जगह पर आप x लिख दें, क्योंकि इसको x एक्सिस में दिखाया हुआ है। ये हो गया 9/5 और ये हो गया इंटरसेप्ट, यानी मैथमेटिक्स वाला इंटरसेप्ट, y एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो इस बार देखोगे आपकी स्लोप यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला इक्वेशन से अपन ने ये मैथ्स वाली चीज़ को कंपेयर किया, तो पाया कि स्लोप भी पॉजिटिव है और इस बार इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है ना। 9x/5, सॉरी यहाँ पर अपन वो लिख देते हैं, ये क्या था? 9x बाई दिस इज 32। ओके, अब देखिए तो स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है ना। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये c सेल्सियस नहीं है, ये मैथ्स का इक्वेशन है, तो ये c इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पहले तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस में पॉजिटिव साइड पे निशान लगाइए और फिर ग्राफ अपना ऐसा ड्रॉ करिए, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव है, तो ये होगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का ग्राफ। तो इसको अपन रट नहीं सकते बेटा, है ना, तो रटना नहीं है इनको कि ऐसा बनना है। आपको तरीका सिखा दिया गया कि इक्वेशन बनाया, फिर अपन ने स्ट्रेट लाइन से उसको कंपेयर किया स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, और फिर अपन ने ग्राफ बनाया, ठीक है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट में एक तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये होता है कि एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल,
यानी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज दैट टेम्परेचर, व्हाट इज दैट टेम्परेचर which is equal in Celsius and Fahrenheit। तो मैं सॉल्व करते समय ले लेता हूँ लेट इट इज एक्स जो है आपका, एक्स एक ऐसी वैल्यू है जो सेल्सियस में भी उतनी ही है, यानी एक्स डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एक्स डिग्री फ़ारेनहाइट। और फिर मैं चले जाता हूँ अपने इक्वेशन में, तो c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9, ये इक्वेशन है हमारे पास। c और f दोनों की जगह मैं x रख देता हूँ, यानी c की जगह भी x रख देता हूँ और f की जगह पर भी x रख देता हूँ, क्योंकि मेरे से बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम होगा। तो रख देते हैं इसमें, तो x/5 इज इक्वल टू x माइनस 32/9, दैट इज 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 इंटू 2 यानी 160 हो जाएगा। तो दिस इज 4x इज इक्वल टू माइनस 160, दैट विल गिव यू x इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री, है ना। तो कह सकते हैं कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका, ये दोनों टेम्परेचर इक्वल होते हैं। तो जैसे अभी हमने ग्राफ बनाया था ना बेटा, ग्राफ जो बनाया था उस ग्राफ में हम आपको समझाएं, माइनस 40 का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ जो है आपका ऐसा जब जाएगा तो नेगेटिव साइड में एक ऐसा वैल्यू आएगा जो दोनों में सेम होगा, यानी यहाँ पर ये कहलाएगा माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पर कहलाएगा वो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये कोई पॉइंट होगा ऐसा यहाँ पर इस लाइन में जिसकी दोनों वैल्यू सेम होगी, चाहे ये वाला ग्राफ हो चाहे इसके पीछे वाला ग्राफ हो। इसके पीछे वाला ग्राफ आपका ये था, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि देयर विल बी अ टेम्परेचर जिस पर यहाँ पर आप माइनस 40 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं और ये आपका लिख सकते हैं इस पॉइंट पर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज दैट क्लियर? तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर। तो हम यहाँ पर थे, है ना, ये वाला पॉइंट अपन ने निकाला था। ठीक है, अब इसके बाद टेम्परेचर से रिलेटेड और जो एक बात है वो ये है कि जो मैंने आपको पहले ही बताई कि सेल्सियस का केल्विन के साथ जो रिलेशनशिप है वो ये है कि c/5 इज इक्वल टू k माइनस 273.15 अपॉन 5, है ना। तो यहाँ से ये निकला सेल्सियस और केल्विन के बीच में अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये हो गया c इज इक्वल टू k माइनस 273.15। अच्छा, ये एग्जैक्टली लिखा हुआ चीज़ है, लेकिन हम लोग आपको भी आता है ये चीज़ें, आप पढ़ते ही हो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में कि हम लोग 273.15 में से 0.15 को डिस्कार्ड करके चलते हैं, ओवरलुक करके चलते हैं जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े। जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपन एग्जैक्टली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम वो उतना एक्यूरेसी से काम करने की ज़रूरत पड़ती नहीं हमें नॉर्मली इन सब क्वेश्चंस में। तो आप इसको ऐसे याद कर लें, c इज इक्वल टू k माइनस 273, यानी कहने का मतलब 0.15 को डिस्कार्ड करके, ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही है ना। लेकिन अपन क्या करते हैं 273 लेके काम करते रहते हैं, फिर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं नेबरिंग ऑप्शंस हैं, बड़े करीबी ऑप्शंस हैं, तो फिर अपन एग्जैक्ट में आ जाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर हमारा काम इससे चल जाएगा। यानी ये अच्छे से ध्यान रहे कि T डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इज इक्वल टू T केल्विन, है ना। केल्विन को हमेशा कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ ही चुके हो। तो T केल्विन माइनस 273, एंड इसी तरीके से इसको इधर ले आएंगे तो केल्विन जो होगा यानी T केल्विन विल बी इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेल्सियस टेम्परेचर अगर मालूम है तो उसमें सीधे 273 ऐड करो तो केल्विन आ जाएगा, केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो सेल्सियस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सेल्सियस और इसका ये रिलेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है आपको कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने किसी रूम का टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है तो 5 केल्विन से ही वो भी बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 5 केल्विन से ही बढ़ेगा। तो चेंजेस जो होते हैं टेम्परेचर के, ऐसे बता देता हूँ मैं, एक बार पूरा सुन लो ध्यान से कि मान लीजिए अभी हमारा इस रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना होगा? 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। अब मान लीजिए टेम्परेचर आपका 2 डिग्री कम हो गया, है ना, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। 25 में जरा 273 ऐड करना तो आ जाएगा 298 केल्विन। तो जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी कितने से कमी आई है? कमी आपकी 2 केल्विन से ही आई है कि नहीं?
आई बात समझ? तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर के वो सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए बच्चों, जितना मैंने आपको अभी समझाया है उतना समझाया हुआ मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिखाता हूँ, है ना। ये देखिए कि ये आपका, ये मैंने सारे स्केल्स आपको दिखाए, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, है ना। सबसे पहले सेल्सियस को देखिए। सेल्सियस में आप -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 0 केल्विन है। यानी सबसे पहले आप इधर वाला पोर्शन देखिए। सबसे पहले जो, क्योंकि मैंने समझाया उस सीक्वेंस में है, सबसे पहले ये वाला पोर्शन देखिए, यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये आपका लोअर फिक्स टेम्परेचर, वाटर फ्रीजेस या मेल्टिंग आइस, है ना। अपर फिक्स टेम्परेचर या अपर फिक्स पॉइंट, ये टेम्परेचर कौन सा होता है? जब वाटर बॉयल्स, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्सियस में आइए। सेल्सियस में ने 100 लिया इसको, और इसको 0 लिया, और बीच में कितने डिवीजन दिए? 100 डिवीजन्स। फ़ारेनहाइट ने इसको 32 लिया, इसको 212 लिया, और कितने डिवीजन दिए बीच में 180 डिवीजन्स। केल्विन ने इसको लिया 273.15, और इसको अपर फिक्स टेम्परेचर को 373.15, बीच में 100 डिवीजन्स दिए। तो ये वाला पोर्शन मैं आपको समझा चुका हूँ, इतना पूरा क्लियर हो गया इतना। उसके बाद मैंने एडिशनली यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई, जैसा मैंने समझाया भी था आपको कि सेल्सियस में जो बॉटम मोस्ट टेम्परेचर है ना, विच इज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो नहीं बोलेंगे, थ्योरेटिकली जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। थ्योरेटिकली लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल इज दिस। इसको केल्विन ने 0 लिया हुआ है, ठीक है। और चूंकि अब इससे नीचे जा नहीं सकता टेम्परेचर, इसलिए केल्विन स्केल जो है वो 0 से नीचे नहीं जा सकता, यानी नेगेटिव में नहीं हो सकता। एंड दैट इज व्हाई केल्विन स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल इज एन एब्सोल्यूट स्केल। ये कैसा स्केल है? ये एब्सोल्यूट स्केल है, ओके, ठीक है। उसी के सपोर्ट में मैंने फ़ारेनहाइट को भी लिख दिया है। फ़ारेनहाइट में ये वाला जो टेम्परेचर है वो इतना होता है, लेकिन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ से देखने को मिल रहा है वो याद रखने हैं कि वाई केल्विन स्केल इज एन एब्सोल्यूट स्केल, बिकॉज इट डज नॉट कैरी एनी नेगेटिव टेम्परेचर, ओके। इसी को एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं, यानी ये आपका एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, और मैंने आपको क्या समझाया था, जो चीज़ें समझा चुका हूँ मैं वही यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ आपको प्रिंटेड फॉर्म में। ये देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी थर्मामीटर को बनाने के लिए या कोई भी स्केल डेवलप करने के लिए आपको ये वाला पॉइंट का ध्यान देना पड़ता है। कौन सा पॉइंट? रीडिंग ऑन एनी स्केल -LFT अपॉन UFT - LFT शुड बी कांस्टेंट। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने बोला देखो, रीडिंग ऑन एनी स्केल यानी सेल्सियस C, है ना, LFT कितना था उसमें? 0, अपॉन UFT कितना था? 100 -0, ये इज इक्वल टू होना चाहिए अगले वाले थर्मामीटर का। यानी फ़ारेनहाइट में अगर रीडिंग F है ना, उसमें जो LFT है, लोअर फिक्स टेम्परेचर है, वो 32 है, अपॉन ऊपर 212 - 32। ये कांस्टेंट रहना चाहिए। कोई भी स्केल आप बनाइए, ये चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, एंड सो ऑन, है ना। तो ये रेशो आपका हमेशा, मैंने सिमिलर ट्रायंगल से समझाया था आपको कि ये रेशो हमेशा कांस्टेंट बनना चाहिए। इससे क्लियर? तो इवन आपने अपने 11th क्लास का भी एक स्केल बना के देख लिया था वहाँ पर, है ना, X और Y लेकर। चलिए खैर, तो ये आपने तैयार कर लिया। यहाँ पर देखो, मैंने ये रिलेशन लिख दिया, और यहाँ 273.15 नहीं लिया हुआ है, जो मैं समझा चुका हूँ कि हम लोग नॉर्मली इसको डिस्कार्ड करके काम करते हैं। जब एग्जैक्टली ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप फ्लुएंसी में याद रखने के लिए यही याद रखना चाहिए। तो C/5 F - 32/9 = K - 273/5, ओके। फिर मैंने आपको सेल्सियस C का कन्वर्जन F में या F का कन्वर्जन C में, ये दोनों इक्वेशंस बनाकर बताए हैं। ये दोनों ग्राफ्स भी मैंने आपको बता दिए, ये वाला ग्राफ भी समझा दिया है। ये सब आपका तैयार होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब हम आगे चलेंगे मेकिंग ऑफ थर्मामीटर्स, यानी हम थर्मामीटर्स बनाएं कैसे। ये तो स्केल तो हो गया तैयार, लेकिन अब वो किसी बॉडी का टेम्परेचर नापना है, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए ये होता है कि जब मेकिंग ऑफ अ थर्मामीटर की बात आती है, मेकिंग ऑफ अ थर्मामीटर, तो मेकिंग ऑफ थर्मामीटर की जब बात आती है तो हम ये करते हैं कि हमें कोई क्वांटिटी ऐसी चाहिए, से X, जो टेम्परेचर के साथ, है ना, लीनियरली वेरी करे। कैसा वेरी करे? लीनियरली, यानी X कोई क्वांटिटी होनी चाहिए। X कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी वेरीज लीनियरली विथ टेम्परेचर T, ठीक है। डिग्री सेल्सियस मान लो, कोई भी एक दिमाग में रख लो। नेचुरली हम सेल्सियस को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, दिमाग में सेल्सियस रख लो आप। तो कोई क्वांटिटी X ऐसी ढूंढो आप
जो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो लीनियरली बढ़ रही हो, है ना, लीनियरली बढ़ रही हो। ओके, तो अगर ऐसा होगा, अब ये क्वांटिटी कौन सी होगी, हो सकता है लेंथ हो, यानी अगर मैं बात करूं तो जो मर्क्यूरी का थर्मामीटर आपने देखा है ना, मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर जिससे अपन अपना फीवर वगैरह मेजर करते हैं, उसमें अंदर मर्क्यूरी भरा है और उसमें मर्क्यूरी की लेंथ चेंज होती है, और वो भी लीनियरली, यानी अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा टेम्परेचर और उसमें लेंथ अगर मान लो 0.5 mm बढ़ी है मर्क्यूरी की, तो अगले 2 डिग्री सेंटीग्रेड में भी 0.5 बढ़ेगी। यानी कि 100 से 102 डिग्री का फ़ारेनहाइट का अगर फीवर है तो उसमें 0.5 बढ़ी, 102 एंड 104 में कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, नो, ऐसा नहीं, वो लीनियरली बढ़ेगी। तो हो सकता है कि कोई लेंथ हो, ये क्वांटिटी आपकी कोई लेंथ है, जैसे मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर में तो लेंथ ही है, मर्क्यूरी कॉलम की लेंथ है, वो जो चेंज होती जाती है टेम्परेचर बढ़ने पर, वो बढ़ती जाती है ऊपर की ओर, तो लेंथ वेरी कर रही है वहाँ मर्क्यूरी कॉलम की। तो ये क्वांटिटी आपकी लेंथ हो सकती है ना, प्रेशर हो सकता है ना, प्रेशर, जैसे गैस का प्रेशर आपको याद होगा, आइडियल गैस की अगर मैं बात करूं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो आपको मालूम है कि जो गैलुजैक्स लॉ होता है, वो मैंने शायद आपको डिग्री सेल्सियस में अगर मैं बोलूं तो वो ये होता है, प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1 प्लस T बाय 273। ये होता है गैलुजैक्स लॉ इन सेल्सियस, यानी सेल्सियस में अगर बोले। आपने ये लॉ ज़्यादातर जो यूज़ किया है वो ऐसे यूज़ किया है, मैं उसको भी डिराइव करके दिखा देता हूँ। तो प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस अपॉन प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले आए तो यहाँ से हो जाएगा 273 प्लस T अपॉन 273। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ये T डिग्री सेल्सियस है, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसको मैं कह सकता हूँ कि केल्विन टेम्परेचर ऑफ T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस का केल्विन टेम्परेचर है ये, जो 273 ऐड करने पर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं 0 ऐड कर देता हूँ, 0 ऐड कर सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब चूंकि डायमेंशन लेस है, यहाँ से प्रेशर की डायमेंशन आ रही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन लेस है ये नंबर। तो राइट हैंड साइड में भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो अगर ऊपर डिग्री सेल्सियस है तो नीचे भी ये जो 0 होगा वो मतलब ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ये सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा, तभी पूरा का पूरा ये डिपार्टमेंट का ऊपर का न्यूमरेटर का डायमेंशन ऑफ मेरा यूनिट जो आ रहा है वो डिग्री सेल्सियस आ रहा है, डिनोमिनेटर का भी डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तब जाके कैंसिल होगा और वो भी डायमेंशनलेस बनेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसको मैं बोल सकता हूं केल्विन टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए अब यहां देखिए ध्यान से, यहां पर ये हो गया कि T डिग्री सेल्सियस का केल्विन टेम्परेचर है ये, और ये T डिग्री सेल्सियस का प्रेशर है। तो मैं सीधे इसको सेल्सियस को क्यों बोलूँ, अब सीधे मैं बोलूँ ना कि P प्रेशर है जब टेम्परेचर T है ना, सेल्सियस कॉमन है दोनों जगह पर। ठीक इसी तरीके से नीचे देखो, 0 डिग्री सेल्सियस के समय का टेम्परेचर केल्विन वाला है ये, और ये 0 डिग्री सेल्सियस के समय का प्रेशर है। तो मैं सीधे बोलूँ ना कि ये 0 डिग्री सेल्सियस के समय का जो केल्विन टेम्परेचर होता है, लेट इट बी T नॉट, क्या 0 डिग्री सेल्सियस के समय का जब केल्विन टेम्परेचर कितना होता है, 0 प्लस 273 केल्विन, उसको मैं T नॉट मान लेता हूँ। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ प्रेशर एट T नॉट, या P नॉट बोल देता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, ये P नॉट है। तो इस तरीके से आपने ये देखा था गैलुजैक्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। तो ये जो लॉ आया था एक्चुअली गैलुजैक्स लॉ, P1 बाय P2 T1 बाय T2, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे KTG, दोनों में देखा आपने, है ना। ये स्टार्ट हुआ था ये यहाँ से, यानी सेल्सियस से स्टार्ट हुआ था, इसको आगे डेवलप कर लेते हैं तो ऐसा हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये ध्यान रहे कि सेल्सियस में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो रिलेशन ये होगा। मैं 1 मिनट के लिए हटा दूँ ये सब, ये मैंने हटाया और फिर मैं आपको वापस आ गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि प्रेशर जो है वो कैसे बदल रहा है T के साथ लीनियरली, दोनों की पावर 1 है, सामने सामने। आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273 इंटू T, है ना। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू C प्लस mx, है ना। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। कैसा हो गया? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। या ऊपर से ही आप देख के बता सकते हो कि जो प्रेशर है, ये प्रेशर इस T के साथ, भाई ये तो चीज कांस्टेंट है, 0 पे जो भी प्रेशर होगा वो तो एक ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा। 273 इज अ नंबर, कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर का T के साथ जो वेरिएशन है वो कैसा है? लीनियरली। तो इसका मतलब है कि प्रेशर वेरीज लीनियरली
लीनियरली विथ टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर का गैस थर्मामीटर भी बना सकते हैं आइडियल गैस थर्मामीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो यानी हमने प्रेशर को ले लिया, प्रेशर को लेकर हम एक थर्मामीटर बना सकते हैं जिसमें हम गैस को यूज़ करेंगे, मर्क्यूरी को यूज़ नहीं करेंगे, और वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, है ना। तो प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। ये मर्क्यूरी थर्मामीटर हो गया आपका, ये मर्क्यूरी थर्मामीटर हो गया। मर्क्यूरी थर्मामीटर में आप मर्क्यूरी की लेंथ को चेंज कराते हो टेम्परेचर के साथ लीनियरली, है ना, वो भी ऐसे लीनियरली वेरी करता है। प्रेशर वाला जो थर्मामीटर होगा, प्रेशर के वेरिएशन पे जो काम करेगा वो होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, ठीक है। इसी तरीके से आप वॉल्यूम को वेरी करा सकते हो। अब मेरे ख्याल से दोबारा मेरे को समझाने की जरूरत नहीं कि वॉल्यूम को जब वेरी कराएंगे तो डेफिनेटली फिर से गैस लोगे आप। सॉलिड और लिक्विड में क्या वॉल्यूम का चेंज होता है ना के बराबर, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, गैस में होता है। आप ये सब काम कर सकते हो। तो वॉल्यूम जब चेंज होगा तो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, है ना। तो चार्ल्स लॉ लगेगा, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू T। और सेल्सियस में अगर बोलेंगे तो ये ऐसा होगा, V एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस T/273। तो वंस अगेन ये आपका लीनियर वेरिएशन दे देगा, और लीनियर वेरिएशन दे देगा तो आप ये वाला थर्मामीटर भी बना सकते हो। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, ठीक है। इसी तरीके से आप 12th क्लास में जब जाएंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि जो किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है, जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था ना, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो इस V इज इक्वल टू आई आर में जो वायर का रेजिस्टेंस होता है, किसी वायर का रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, और वो भी लीनियरली बढ़ता है। उसका फॉर्मूला आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ये R एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू R एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस एल्फा इंटू टी, है ना। ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अभी फिलहाल उतने ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप तो सिर्फ ये इक्वेशन देखो कि ऐसा होता है वहाँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है ना, ये वाले रिलेशन को देखो, ये y अभी मैंने इसको ओपन करके भी दिखाया था, उसी टाइप का ये है ना। तो ये भी t के साथ कैसा वेरी कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्या है ये, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ओके। टेम्परेचर के साथ कैसा वेरी कर रहा है, लीनियरली। तो इसको हम उपयोग कर लेंगे रेजिस्टेंस थर्मामीटर में, रेजिस्टेंस थर्मामीटर में, ठीक है। इस तरीके से हम थर्मामीटर्स बनाते जाएंगे। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ थर्मामीटर्स। तो लिक्विड थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, है ना, वगैरह वगैरह। तो ये थर्मामीटर बनाने का बेसिक ये है कि आपको कोई एक क्वांटिटी, कोई एक ऐसे सब्सटेंस से रिलेटेड कोई एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी जो टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ साथ लीनियरली वेरी करती हो, है ना। लीनियरली इसलिए वेरिएशन जरूरी है क्योंकि अगर कहीं वो शुरुआत में उसने कुछ और वेरिएशन दिया, बीच में अब्रप्ट हो गया उसका वेरिएशन, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं बनेगी ना थर्मामीटर की। आ गई बात समझ में। पता चला कि मान लो अपन जो हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो अपन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाला यूज करते हैं, है ना। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और जैसे ही टेम्परेचर आपका 102 103 होने लगता है बॉडी का टेम्परेचर, तो अपन को मतलब खतरा होने लगता है, फीवर है भाई, तुरंत अपने को पैरासीटामोल लेनी पड़ती है। तो अगर मान के चलिए कि वो थर्मामीटर जो है फ़ारेनहाइट वाला वो 98.6 से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 100 तक तो ठीक ठाक बढ़ता है, लेकिन 100 से वो 104 जल्दी बढ़ जाए, है ना, वहाँ पर पता चला टेम्परेचर उतना नहीं बढ़े जितना वो रीडिंग दिखा दे, तो फिर सब मामला चौपट हो जाएगा। नहीं, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे वो क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए लीनियरली, है ना, तब जाकर वो हम थर्मामीटर बना सकेंगे प्रॉपर। तो इसलिए लीनियर वेरिएशन जरूरी होता है। अब इनमें से कोई सी भी एक क्वांटिटी जिसको हमने देख लिया कि सपोज लेट एक्स वेरीज। अब ये एक्स क्या क्या हो सकती है मैं आपको बता चुका हूं, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, है ना, कुछ भी हो सकता है। एक्स वेरीज लीनियरली विथ टेम्परेचर टी, ओके। तो अगर लीनियर वेरिएशन है तो फिर से वही सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट हो जाएगा। लीनियर वेरिएशन है तो वंस अगेन फिर से सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट हो जाएगा कि भाई ये ऐसी लाइन है ना, ये अगर आपका मान के चलिए कि ये आपका टेम्परेचर, ये मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये आपका मान के चलिए 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उस क्वांटिटी की जो वैल्यू है 100 डिग्री, वो x 100 है, x एट 100 डिग्री सेल्सियस,
और यहां पर जो उसकी वैल्यू है वो x एट 0 डिग्री सेल्सियस, x एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब रास्ते में कोई टेम्परेचर है t डिग्री सेल्सियस, उस समय पर उस क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो x एट t डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो वंस अगेन सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट हम ये बोलेंगे कि दिस यानी ये लेंथ बाय ये लेंथ है ना, दिस, या आप ऑल्टीट्यूड ले लो कि दिस साइड बाय दिस साइड है ना। तो चलिए लीजिए जरा, ये वाली साइड लीजिए, ये वाली साइड लिया आपने तो कितनी हो जाएगी एक्स टी माइनस एक्स नॉट। ठीक है, यहां पर का एक्स एक्स टी है और यहां पर का एक्स जो है वो एक्स नॉट है ना, एक्स नॉट, तो एक्स टी माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अपॉन अब ये वाला लीजिए, ये वाला, ये तो ये वाला कितना होगा इसका बड़े ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड, ये हो जाएगा एक्स 100 माइनस एक्स नॉट, एक्स 100 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, अब बेस का रेशो लीजिए, वही सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट, ये वाला बेस लीजिए, ये वाला बेस अपॉन ये वाला बेस, क्योंकि छोटे ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड लिया था आपने, फिर बड़े ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड लिया, ऐसे छोटे ट्रायंगल का बेस लीजिए, फिर बड़े ट्रायंगल का बेस लीजिए। छोटे ट्रायंगल का बेस कितना होगा, ये वाली लंबाई t माइनस 0, और ये वाली कितनी लंबाई कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की 100 माइनस 0, तो ये सामने रख दीजिए t माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, तो आपका रिलेशन ये बन जाएगा, यहाँ से t आ जाएगा, t इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स नॉट इंटू 100 है ना। ये आपका आंसर आ गया डिग्री सेल्सियस में, इतने डिग्री सेल्सियस। ये आपने टेम्परेचर मेजर कर लिया, और इसको मेजर करने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, रीडिंग नोट करनी पड़ी इसकी, उस क्वांटिटी की, जो चाहे वो लेंथ थी या प्रेशर थी या जो भी थी, उसकी उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर को आप नापने जाना चाहते हो उस टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू कितनी है वो बदल जाए। ये सब चीज़ें तो फिक्स हैं, ये सब चीज़ें तो फिक्स हैं, तो ये पहले से रख दी जाएंगी कि 100 डिग्री पे वो कितना होता, कहाँ पर होता है वो मालूम है अपने को, 0 पे कहाँ होती है उसकी चीज़ वो हमें मालूम है, सिर्फ उस बॉडी के टेम्परेचर पे उस क्वांटिटी की वैल्यू को पता करेंगे और वो यहाँ रख देंगे, आपका टेम्परेचर आ जाएगा। अब ये जो समझ में आ गया बच्चों बेसिक, कि ये बेसिक होता है। अब मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये फॉर्मूला याद ना करें, बल्कि आप ये स्ट्रक्चर याद करें। कौन सा? ऐसा फ्लो में गाना गाना सीखो, बोल सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है ना, बोलना एक्स टी माइनस एक्स नॉट, एक्स की वैल्यू टी पर माइनस एक्स की वैल्यू 0 डिग्री पर, अपॉन एक्स की वैल्यू 100 पर माइनस एक्स की वैल्यू 0 डिग्री पर, इज इक्वल टू ऊपर टी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। ऐसा ये बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, बस अगले स्टेप में ये 100 को इधर ले आ रहा तो टी आ जाएगा आपका। तो आपको क्या याद करना है फॉर्मूला, मैं फिर से लिखता हूं, है ना, आपको याद करना है कि सपोज कोई क्वांटिटी, वो एक्स क्या क्या हो सकती है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, लेंथ हो सकती है, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, है ना, ह्यूमिडिटी, वट एवर इट इज, है ना, कुछ भी हो सकता है, बस वो लीनियर वेरिएशन होना चाहिए उसका टेम्परेचर के साथ, है ना। तो आप सीधे सीधे क्या रखेंगे, आप बोलना वो जो भी क्वांटिटी, सपोज प्रेशर, तो प्रेशर एट टी माइनस प्रेशर एट 0 अपॉन प्रेशर एट 100 माइनस प्रेशर एट 0, फटाफट फ्लो में लिखना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये टेम्परेचर उठा लेना, बिल्कुल जो कहते हो ऐसे, टी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। ठीक है, ये कौन सा थर्मामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर थर्मामीटर, क्योंकि इस दौरान जब प्रेशर वेरी करेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। चलिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर थर्मामीटर ये हो गया। अब कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट प्रेशर वाला गैस थर्मामीटर, वॉल्यूम चेंज होगा, तो सीधे गाना चालू करो, वी टी माइनस वी 0 अपॉन वी 100 माइनस वी 0 अपॉन इज इक्वल टू टी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। रेजिस्टेंस थर्मामीटर, बोले रेजिस्टेंस एट टी, जो टेम्परेचर आपको नापना है उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस एट 100 माइनस रेजिस्टेंस एट 0 इज इक्वल टू टी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। इतना सिंपल होता है। आगे बात समझ में। मर्क्यूरी कॉलम का, मर्क्यूरी थर्मोमीटर की बात कर लेते हैं, तो बोला लेंथ एट टी डिग्री सेल्सियस माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी, अपॉन लेंथ एट 100 माइनस लेंथ एट 0 इज इक्वल टू टी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू आ जाया करेगा। आगे ही बात समझ में। चलिए, तो ये आपको मेकिंग ऑफ थर्मामीटर बता दिया मैंने। अब मैं आपको यहां से ये बताना चाहूंगा कि बेसिक क्या हो गया आपका, एक्स टी माइनस एक्स 0 अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स 0 इज इक्वल टू टी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। अब मॉडर्न डेज में मॉडर्न थर्मामीट्री में हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न थर्मामीट्री में हम लोग वो LFT जो हमने लिया था ना, वो LFT नहीं लेते, बल्कि LFT लेते हैं 0 केल्विन को, एब्सोल्यूट 0 को। UFT लेते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को, है ना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को, यानी दिस एब्सोल्यूट 0,
है ना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्यों लेते हैं ट्रिपल पॉइंट को, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। एंड इट इज एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर टेम्परेचर जो होता है, इट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस, या 273.15 ऐड कर देंगे तो 273.16 केल्विन। ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है। और ये वाला हम काम केल्विन में करके करेंगे। अभी हमने इसके ऊपर सेल्सियस वाला बता दिया, अब मैं केल्विन में भी काम आपको सिखाऊंगा, जिससे चेंजेस हो जाएं दोनों। ओके, दोनों प्रकार के काम आप सीख सको। तो यूएफटी आप इसको लेते हो, ये नई चीज़ हो गई, ये नई चीज़ हो गई। क्यों लेते हैं इसको यूएफटी? एलएफटी है लोअर फिक्स्ड, लोएस्ट फिक्स्ड, मतलब जो लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर होता है उसको 0 केल्विन ले लिया, 0 केल्विन, याद रहे 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0। और अपर फिक्स टेम्परेचर लेते हैं पानी के ट्रिपल पॉइंट को। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है बेटा, आगे पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री में। ट्रिपल पॉइंट में वो टेम्परेचर होता है यानी एट 0.01 डिग्री सेल्सियस या एट 273.16 केल्विन, पानी की सॉलिड यानी आइस, सॉलिड लिक्विड यानी पानी, एंड वेपर यानी गैसियस फेज यानी वेपर, ये तीनों फेजेस साथ में होती हैं, है ना। और ये यूनिक होता है, ट्रिपल पॉइंट हमेशा एक यूनिक पॉइंट होता है हर सब्सटेंस का। यानी पानी का ट्रिपल पॉइंट जो है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस है तो है, अब उसमें प्रेशर बदल दो या कुछ और बदल, उससे कुछ बदलाव नहीं आना उसमें। इज अ यूनिक पॉइंट, इज अ यूनिक पॉइंट। इसलिए इस यूनिकनेस के कारण हमारी मॉडर्न थर्मोमेट्री में इसको यूज करते हैं, ट्रिपल पॉइंट को। अब बोले सर इसमें यूनिकनेस है तो पहले यूनिकनेस नहीं थी क्या? नहीं थी, ठीक है। ये दोनों जो यहाँ पर आपने एलएफटी और यूएफटी लिए, दोनों में यूनिकनेस है। 0 केल्विन पे एवरीथिंग इज 0, यानी कोई भी क्वांटिटी होगी ना एक्स एट 0 केल्विन विल बी 0। आपने केटीजी में पढ़ा होगा, केटीजी में आरएमएस वेलोसिटी 0 हो जाती है 0 केल्विन पे, मीन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है 0 केल्विन पर। तो 0 चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम 0 हो जाता है 0 केल्विन पर। गैलुज़ैक्स लॉ बोलता है प्रेशर 0 हो जाता है 0 केल्विन पे। तो एट 0 केल्विन एवरी क्वांटिटी इज 0, द वैल्यू ऑफ एवरी क्वांटिटी इज 0। दैट इज यूनिकनेस, दैट इज यूनिकनेस, कि भाई 0 केल्विन में भी एक यूनिकनेस है कि उसमें कोई सी भी क्वांटिटी, रेजिस्टेंस हो, वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, लेंथ हो, सब कुछ 0 होती है। बात खत्म, आई बात समझ में? तो ये इसका 0 होना यूनिकनेस है, और ट्रिपल पॉइंट का एक यूनिक वैल्यू होना यानी टेम्परेचर हमेशा हर सब्सटेंस का। तो जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो, मतलब पानी का जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है, ट्रिपल पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स्ड है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आना, चाहे प्रेशर बढ़ा लो चाहे कुछ भी कर लो। जबकि अब मैं बताता हूं कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर आप में मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये 0 डिग्री से कम हो जाता है, नेगेटिव में चला जाएगा पानी का मेल्टिंग पॉइंट या बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट या पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो विद द इंक्रीज इन प्रेशर जो एमपी होता है, एमपी में लोअरिंग डाउन होती है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री होता है वो हायर हो जाता है, यानी अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी टेंशन ना लेना इसका, बस मैं अभी सिर्फ इतना एक्सेप्ट कर लो कि जो आपने पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया या पानी का बॉइलिंग पॉइंट, वो यूनिक नहीं है, वो बदल जाएगा। पानी हमेशा 100 डिग्री पे बॉइल नहीं होता है ना। प्रेशर कुकर के अंदर पानी 120-22 डिग्री पे बॉइल होता है। तो क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो प्रेशर ज्यादा होने पर देर इज rise in boiling point, and with the increase in pressure there is lowering of melting point। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यूनिक नहीं है, क्योंकि वो प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए जब मैंने आपको 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस की बात बताई थी शुरुआत में, तो याद करिए मैंने आपको बोला था कि खुले बर्तन में काम हो रहा है, यानी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर है तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर बदल दोगे तो बदल जाएगा। इसलिए ये वहाँ पर गड़बड़ है कि उस वाली थर्मामीट्री में जब हम 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं उसमें यूनिकनेस नहीं है, लेकिन ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर नहीं डिपेंड करता एशियर प्रेशर वगैरह पे, किसी बात पे भी। इसलिए ये हम ट्रिपल पॉइंट पे काम करते हैं मॉडर्न थर्मामीट्री में। तो चलिए मैं वापस आता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, मैं ये हटा दूँ 1 मिनट के लिए बच्चों, ये आप तो नोट कर ही लो, लिए होगे जो भी आपने चाहा होगा। हाँ, तो यूएफटी आप ये ले लेते हैं ट्रिपल पॉइंट यानी 273.16 केल्विन। ओके, अब यहाँ पर बेसिक आपका ये रहेगा। अब नया फॉर्मूला जो बनेगा x at t यानी x at t केल्विन, यहां पर मैं पूरा काम केल्विन में दे रहा हूं आपको। तो x at t केल्विन माइनस x at 0 केल्विन पर बताइए x कितना होता है? 0 बोला ना। LFT पर एवरी वैल्यू 0, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कुछ भी हो, अपॉन अब यहाँ x at 100 यानी उसकी वैल्यू 100 मतलब पुराना वाला अपर फिक्स टेम्परेचर। यहां पर नया वाला अपर फिक्स टेम्परेचर क्या है? ट्रिपल पॉइंट।
तो x एट ट्रिपल पॉइंट, पानी के ट्रिपल पॉइंट पर उस क्वांटिटी की वैल्यू, उस क्वांटिटी की जो भी हो, है ना, चाहे वो लेंथ हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम, ये माइनस वंस अगेन x एट जीरो यानी जीरो, राइट हैंड साइड पे आइए यानी ये वाली चीज़ पे आइए, तो ये वाली चीज़ पे आएंगे तो t की जगह t केल्विन, जिस केल्विन टेम्परेचर पे रखी आपने ये क्वांटिटी रखी हुई है, t माइनस जीरो अपॉन 100 था पुराना वाला ये 100 था अपर फिक्स टेम्परेचर, नया वाला क्या है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर माइनस जीरो, ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं फिर से बोलूंगा कि इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, मैंने अभी जैसे सिखाया ना आपको कि बेसिक वो एक ही चीज़ याद करिए, बस एक चीज़ याद करिए, तो उधर वाला काम भी याद हो जाएगा, इधर वाला काम भी हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चलिए देखिए, आपने ये अच्छे से याद किया है, एक्स टी माइनस एक्स जीरो अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू टी माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो। ये ओल्ड थर्मोमीट्री थी। नई थर्मोमीट्री में, न्यू थर्मोमीट्री में हम सिर्फ इसमें जो अपर फिक्स टेम्परेचर है, यानी जहां 100 लिखा था 100 डिग्री सेल्सियस, उसकी जगह मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम सोचोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है उतने के, नहीं, बराबर नहीं होता, हमने तो चेंज कर दिया, पॉइंट ही चेंज कर दिया, वो बॉइलिंग पॉइंट था, नाउ इट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो न्यू जो है उसमें ये हो जाएगा, न्यू जो है वो उसमें ये हो जाएगा कि एक्स टी, यानी इस एक्स टी की जगह क्या जाएगा बेटा, बोलो, एक्स एट टी केल्विन, है ना, माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट का मतलब यहां पर क्या है ना, एक्स एट जीरो केल्विन, यहां पर क्या लिखना है अपने को, एक्स एट जीरो केल्विन, तो जीरो केल्विन पर कोई भी एक्सपेक्ट सब जीरो होता है, जीरो, ओके, अपॉन ये एक्स एट 100 तब था जब 100 डिग्री सेल्सियस आपका अपर फिक्स टेम्परेचर था, अभी क्या रखोगे, एक्स एट ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि यहाँ अब हमारा अपर पॉइंट जो है वो अपर फिक्स टेम्परेचर जो है वो ट्रिपल पॉइंट है, माइनस एक्स एट जीरो यानी जीरो इज इक्वल टू टी, टी की जगह टी केल्विन, क्योंकि आप केल्विन लेकर काम कर रहे हो, केल्विन टेम्परेचर होगा उस बॉडी का जिसकी आपने क्वांटिटी लिखी हुई है टी केल्विन पर, माइनस जीरो केल्विन अपॉन 100 की जगह पर नया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर माइनस जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू एक्स टी अपॉन एक्स ट्रिपल मल्टीप्लाइड बाय ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, दैट इज एक्स टी अपॉन एक्स ट्रिपल मल्टीप्लाइड बाय 273.16 केल्विन। ये आपका नया फॉर्मूला हो गया, ये आपको टेम्परेचर दे दिया करेगा इस तरीके से। तो आपको सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, और जो क्वांटिटी की ट्रिपल पॉइंट पर वैल्यू होती है एक तरीके से वो फिक्स्ड होती है, हमेशा दी जाती है आपको, वो चीज़ गिवन होती है, तो बस आप तो उस क्वांटिटी की वैल्यू उस टेम्परेचर पर देखो अपॉन उस क्वांटिटी की वैल्यू ट्रिपल पॉइंट पर मल्टीप्लाई बाय 273.16 केल्विन, इससे आपको उस बॉडी का टेम्परेचर निकल जाएगा। दिस इज मॉडर्न थर्मोमीट्री। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने हमेशा करता आया हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया वो पूरा का पूरा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखकर दे दिया है। देखिए आइए, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन लीनियर वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी सच एज लेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा ऑफ अ सब्सटेंस, है ना। फिर ये फॉर्मेशन आपको सिखा दिया है मैंने। आप इस चीज़ को जो बन जाता है उसको मत याद करिए, हमेशा इसको याद करिए, है ना, इसको याद करिए, वो अगले स्टेप में वो बन जाएगा, ये याद करना ईजी होता है। Okay, in modern thermometry, the triple point of water is a standard fixed point because the melting and boiling points of water don't have unique values, है ना, ये यूनिक नहीं होते, ये प्रेशर बदलने पे बदल जाते हैं, चेंज विद द, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर चेंज विद द प्रेशर, ये मैं करेक्शन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर प्रेशर, ये दोनों पॉइंट जो है वो प्रेशर बदलने पर बदल जाते हैं, ठीक है, प्रेशर चेंज होने पर। Now, in such a case, upper fixed temperature is triple point of water. Upper fixed temperature हमने इसको ले लिया है, this is UFT, है ना, while lower fixed temperature is 0 Kelvin, ठीक है, ये lower fixed temperature है। ओके, फिर आपका वही फॉर्मेशन जो यहाँ से सिखाई थी मैंने, वो से ये बन गयागा, इससे फिर ये बन जाएगा, ये याद रखिए बनाना। इसके बाद आपका फॉर्मूला बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, और ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं 0 केल्विन पर, वो क्वांटिटीज़ भी जीरो होती हैं, तो बहुत सारे जीरो आ जाते हैं, है ना, सीधा छोटा सा फॉर्मूला ये बन जाता है, एक्स टी अपॉन एक्स ट्रिपल, टी आर मतलब ट्रिपल पॉइंट पर उस क्वांटिटी की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस। ओके, आगे देखिए, ये यहाँ पर मैंने थर्मोमीटर्स में कुछ आपको रेंज याद करने के लिए वो दी हुई है। देखिए, लिक्विड थर्मोमीटर जो होता है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, उसकी रेंज होती है -50 to 350 डिग्री सेल्सियस, याद करिए जहाँ तक हो सके। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर की रेंज नॉर्मल जो होती है -50 to 350 होती है। चक्कर कारण ये है कि ये पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो मर्क्यूरी इसके बाद बॉइल करने लगेगा तो टेम्परेचर कैसे नापेगा, ठीक है, वो तो वेपर फेज में चला जाएगा, और ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसके नीचे जाने पर फ्रीज हो जाएगा वो, है ना। तो इसलिए जब तक वो लिक्विड रहता है
तभी तक काम कर पाओगे ना मर्क्यूरी से। तो -50 to 350 ये इसकी रेंज है। हाँ, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें उसकी अपर वाला जो टेम्परेचर 350 वाला, इसको ये वाले रेंज को बढ़ाना हो तो क्या करें? तो बोलना मर्क्यूरी के ऊपर नाइट्रोजन गैस को हाई प्रेशर पे भर दो। तो जैसे अभी मैंने सीखा था, बताया था कि प्रेशर बढ़ाने पर पॉइंट्स आपके चेंज हो जाते हैं। तो प्रेशर अगर बढ़ा दोगे ना उस मर्क्यूरी थर्मामीटर में, मर्क्यूरी के ऊपर जो खाली जगह है वहां पर नाइट्रोजन गैस को हाई प्रेशर पे भर दो, ठीक है? तो हाई प्रेशर पे भर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाएगा और वो लगभग 500 के आसपास पहुंच जाएगा, तब आप 500 डिग्री तक नाप पाओगे। तो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ, अपर लिमिट ऑफ रेंज ऑफ मर्क्यूरी थर्मामीटर कैन बी रेज्ड अप to 550 degrees Celsius by filling nitrogen space over mercury under pressure, which elevates the boiling point of mercury. Okay? Mercury thermometer with cylindrical bulbs, ये भी पूछा जाता है कई बार, cylindrical bulbs are more sensitive than spherical bulbs. क्या है? स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है ना, और स्फीयर का एरिया तो, और जब जैसे आपने ये रखा इसको है ना, तो उस मतलब कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अच्छा होगा तब तो रीडिंग आएगी प्रॉपरली। तो स्फेरिकल बल्ब होगा तो उसका चूंकि एरिया कम होता है ना, तो उससे बेहतर होगा सिलिंड्रिकल बल्ब। सिलिंड्रिकल बल्ब का कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होने के कारण वो प्रॉपर जल्दी अच्छी से रीडिंग दे पाएगा। तो सिलिंड्रिकल बल्ब थर्मामीटर्स आर प्रेफर्ड ओवर स्फेरिकल बल्ब थर्मामीटर्स। ओके, चलिए आगे जाते हैं। गैस थर्मामीटर, तो गैस थर्मामीटर में मैंने आपको बताया था कि आइडल गैस थर्मामीटर्स के ऊपर काम करते हैं। तो आइडल गैस तब होती है नहीं हमारे पास, जो रियल गैसेस हैं वो कब आइडल गैस के जैसा बिहेव करती हैं? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का मतलब होता है, मैंने आपको सिखाया हुआ कहीं पर केटीजी में, कि डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT होता है। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और प्रेशर को कम कर दिया है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो लो डेंसिटी तब बनती है हमारी रियल गैसेस की जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो। इसलिए लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, यानी जब डेंसिटी कम होती है हमारे रियल गैसेस की, तब वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव करती हैं। तब हम उनमें गैलुजैक्स लॉ और चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन ले सकते हैं प्रॉपरली, और उसी पे थर्मोमीटर बनना है, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर हो, चाहे कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर हो, तो वो तो आइडियल गैस के लॉ पे बनना है। तो इसीलिए इनका उपयोग करते समय आपको लो प्रेशर रखना होगा, लो प्रेशर रखें फिर टेम्परेचर मेजर करें आप, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं थर्मोमीटर्स। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, सेल्सियस में ग्राफ जो होता है प्रेशर का विद टेम्परेचर, केल्विन में, तो फिर से मैं याद दिला दूं कि केल्विन में जो ग्राफ होगा प्रेशर का, केल्विन के साथ अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि 0 केल्विन पे प्रेशर 0 होता है। लेकिन सेल्सियस में अगर बनाएंगे तो मैंने आपको इक्वेशन ये दिखाया हुआ था, है ना, ये इक्वेशन आपको दिखाया हुआ है, ये वाला इक्वेशन दिखाया हुआ है, तो वहां से जो स्ट्रेट लाइन वाला काम होगा वो ऐसा इक्वेशन बनता है जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ये है ना, गैस ए, गैस बी, गैस सी, सब लेकिन वो ये है आपका 0 केल्विन, ये है आपका कौन सा टेम्परेचर, 0 केल्विन, ये है ना, दिस इज 0 केल्विन विच इज इन सेल्सियस इट इज रिटन एज -273.15, और 0 केल्विन पे सब कुछ 0 होता है। तो ये प्रेशर वगैरह सब 0 होंगे, चाहे गैस ये हो, सब वहीं जाकर वो लाइनें मिलेंगी, सारे लीनियर वेरिएशन होगा प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, है ना, और वो 0 केल्विन में जाके प्रेशर आपका 0 होगा। तो ये आपको मालूम है ना। ना रेंज जो इनकी रेंज आप मतलब अगर याद ना हो पाए तो आप थोड़ा सा उसको ले सकते हो, वहाँ पर चांस ले सकते हो कि ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता नीट में ऐसा, फिर भी मैंने अपनी तरफ से तो लिख ही दिया है। हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर जो है वो उसकी रेंज ये है, नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर की रेंज ये है, हीलियम गैस थर्मोमीटर की रेंज ये है, ठीक है, अगर ध्यान रख सको तो। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। रेजिस्टेंस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस के बारे में भी मैंने आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर, ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आता है, ये रही इसकी रेंज, है ना। पायरोमीटर यहाँ पर एक नई चीज़ आई है ना, तो पायरोमीटर मैं आपको अलग से बता दूँ यहाँ पर कि पायरोमीटर क्या होता है ना। पायरोमीटर इट इज़ यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करने में काम में आता है। मतलब एक तरीके से मान के चलो कि थर्मामीटर का बड़ा भाई पायरोमीटर कहलाता है। थर्मामीटर छोटा बड़ा टेम्परेचर, अपना बॉडी टेम्परेचर और थोड़ा बड़ा और ले लो, और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर से 6000 केल्विन अगर मेजर करना है ना, ये 6000 केल्विन मेजर करना है, 6000 डिग्री सेल्सियस मेजर करना है, तो पायरोमीटर काम करेगा, ठीक है। 800 से यहाँ लिखा हुआ है, रेंज आपकी यहाँ लिखी हुई है, तो मैं क्यों अलग से लिखूँ इसको, तो ये देखिए आपकी रेंज लिखी हुई है, एक मिनट, हाँ, रेंज आपकी लिखी हुई है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा यहाँ पर
कि ये जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, लोअर लिमिट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हायर टेम्परेचर जो है इसका 6000 डिग्री सेल्सियस, जैसे सन का जो सन की अगर मैं बात करूं तो सन का ये फोटोस्फीयर है, सन का ये जो सेंट्रल पार्ट है ये फोटोस्फीयर कहलाता है, फोटोस्फीयर, और इसका टेम्परेचर लगभग होता है 10⁻7 केल्विन, और ये जो आउटर पार्ट है ये क्रोमोस्फीयर कहलाता है, क्रोमोस्फीयर, है ना। इसका टेम्परेचर इस रेंज में होता है जो रेंज आपकी अपर लिमिट लिखी हुई है ना, से 6000 4000 डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर होता है। तो यानी क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर मेजर कर सकता है पायरोमीटर मेजर कर सकता है। लेकिन अब ये सवाल ये है, अब तुम्हारे दिमाग में अगर शायद अभी तक नहीं आया हो, लेकिन मैं जानबूझ के डालता हूँ दिमाग में, ये बताओ कि 4000 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी क्वांटिटी ऐसी होगी जो आपको लीनियर वेरिएशन दिखाएगी। 4000 डिग्री सेल्सियस सब उड़ आ जाएंगी, चाहे वो मर्क्यूरी हो, सब वेपराइज हो चुका। इतने हाई टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब सब्सटेंस मतलब जैसे आपने मर्क्यूरी को लेकर थर्मामीटर बनाया, वो मर्क्यूरी आपका कितना 350 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है, हम बात कर रहे हैं 4000 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। तो दिस सच अ हाई टेम्परेचर कि जो आपने अभी तक क्वांटिटीज दी थी, लेंथ ली थी, प्रेशर लिया था, वॉल्यूम लिया था, ये सब जो लिया था, ये इस हाई टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस उस स्टेट में रहेगा नहीं, है ना। जैसे रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, अब रेजिस्टेंस थर्मामीटर में अगर आपने टंगस्टन भी ले लिया तो टंगस्टन का भी मेल्टिंग पॉइंट लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 4000 के आसपास होता है टंगस्टन का, जबकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट अगर 4000 डिग्री सेल्सियस है तो बल्ब के अंदर लगा हुआ टंगस्टन का फिलामेंट 4000 डिग्री पे गल जाएगा, तो रेजिस्टेंस कहां से नापोगे आप उसका, आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये कि एट सच हाई टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस नो सब्सटेंस अपनी उस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसलिए पायरोमीटर में एक्चुअली सब्सटेंस का यूज नहीं होता, ये रेडिएशन को मेजर करता है। रेडिएशन का मतलब रेज का मतलब जैसे मान के चलिए कि जैसे जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है, यानी दिसंबर की बात करें, जनवरी की बात करें, उस समय ठंड जब ज़्यादा लगती है तो अपन रात में वो करते हैं ना, बाहर बढ़िया लकड़ी लगाई, आग जलाई, ऐसा ऐसा करके बैठ गए। ये जो आपको जो आँच लग रही है, जो आपको वार्मथ मिल रही है, वो वार्मथ किससे मिल रही है, रेज है, वो इंफ्रारेड रेज, वो जो उस आग से आपकी और हथेली पे आपके बॉडी पे आ रही हैं। तो इसके लिए अपन को हाथ नहीं डालना, आग में हाथ डाल के तो नहीं अपन ठंडी को दूर कर रहे हैं, आग में हाथ तो नहीं डाल रहे ना, अपन तो दूर बैठे हुए हैं आग से दूर, लेकिन फिर भी अपन को वार्मथ मिल रही है। वो वार्मथ किससे मिल रही है, वो इंफ्रारेड रेज है, थर्मल रेडिएशन। तो ऐसा ही पायरोमीटर वर्क करता है। पायरोमीटर को सन पे जाके हम नहीं रख देंगे, है ना, कि सन पे जाके डाल दिया, वो अपने थोड़ी थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे, ऐसा नहीं। वो रेज जो हमें सन से मिल रही है, इंफ्रारेड रेज, उस रेज का रेडिएशन जो है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है, उस रेडिएशन की, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अपना टेम्परेचर बताता है। तो पायरोमीटर में वैसा मैनेजमेंट नहीं होता है जैसा थर्मोमीटर्स में होता है, वो रेडिएशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। और इसी कारण से रेडिएशंस क्या है, रेडिएशन लो टेम्परेचर पर बहुत फेंट हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। भाई आपको अगर ठंड लग रही है, दिसंबर का महीना है, तो आप आग जलाओगे ना सामने, और उसके बाद वार्मथ लोगे उसकी, है ना। तो टेम्परेचर ज़्यादा है, चूंकि वो एक तरीके से फर्नेस बना रखी है आपने सामने, बड़ी आग लगा रखी है, तो उसका टेम्परेचर चूंकि ज़्यादा है, इसलिए आपको वार्मथ मिल रही है, ठीक है। आप अगर उसी दिसंबर के महीने में सोचें कि चलो दीवार की ओर हाथ लगा रहे, दीवार से अपने को मिल जाए, दीवार से काहे को मिलेगी, टेम्परेचर उसका दीवार का भी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे वो रेडिएशन कितना देगा, नेग्लिजिबल। तो खैर इस ज़्यादा अभी सब रेडिएशन वगैरह सब पढ़ना है आपको आगे जाकर, तो अभी मेरे हो सकता है कुछ बातें मैं ना समझा पाऊँ अभी आपको। तो सीधी सीधी बात यह है कि लो टेम्परेचर पे जब बॉडी होती है तो वो रेज इतनी ज़्यादा नहीं दे पाती जिससे कि वो पायरोमीटर वर्क कर सके, उसको मेजर कर सके, है ना। इसलिए ये हाई टेम्परेचर पे ही काम करेगा, यानी 800 से 600, 800 से कम पे, यानी 500 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, इस पे रेडिएशन इतना कम हो जाता है कि उसको वो मेजर नहीं कर पाता, क्योंकि ये रेडिएशन पर बेस्ड होता है, इसलिए ये हाई टेम्परेचर के ही काम आता है। दिस इज पायरोमीटर, ओके, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। These cannot measure temperatures below 800 degrees Celsius because the amount of radiation is too small to be measured. Okay? तो ये आपका पायरोमीटर, ठीक है। आइए बच्चों, आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, और मैं उसमें कुछ एनसीईआरटी के भी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है थर्मोमेट्री का कि इसमें आप अगर एनसीईआरटी पे भी अच्छे से फोकस करेंगे तो भी आपका क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नीट में आपको मिल जाएंगे वैसे, है ना। आइए, तो मैं ये ले रहा हूँ पहला एग्जांपल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है
the triple points of neon and carbon dioxide are 24.57 Kelvin and 216.55 Kelvin respectively. Express these temperatures on the Celsius and Fahrenheit scales. तो सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बदलना है. ओके, केल्विन आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सॉल्यूशन में अपन सीधे बोलेंगे कि जैसे नियॉन की बात करते हैं, तो नियॉन का आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है T इज इक्वल टू 24.57 केल्विन. ठीक है, अब अगर वो सेल्सियस चाहिए तो T विल बी इक्वल टू T माइनस 273.15. ओके, सेल्सियस निकालने के लिए केल्विन में से क्या करते हैं, 273.15 को माइनस करते हैं. ठीक है, दैट इज T आपका है 24.57 माइनस 273.15. इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस. ये आपका पहला आंसर आ गया. अब इसी को फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए. तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करेंगे, अपन यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9. C की जगह ये रख देंगे माइनस 248.58 अपॉन 5. 9 को इधर ले आइए और 32 को इधर ला के प्लस कर दीजिए. तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू इतना आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लोगे तो फ़ारेनहाइट वाला आंसर आ जाएगा, दैट इज़ माइनस 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये आपके ये दोनों आंसर्स आ गए, सेल्सियस वाला और ये फ़ारेनहाइट वाला. ठीक इसी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसी में अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर निकालने के लिए T इज इक्वल टू सेल्सियस निकालेंगे. कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड का केल्विन टेम्परेचर दिया है 216.55. इसमें से 273.15 को माइनस कर लेते हैं, है ना. तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये दिस इज 5 माइनस 5 यानी 0, 5 माइनस 1 यानी 4, सॉरी 255 माइनस 273.15. तो ये आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा बेटा, है ना. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस में 56.6 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो ये आपका हो गया सेल्सियस. केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 में C की जगह पे ये रख देंगे माइनस 56.6 अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9. यहाँ से F निकालेंगे, F इज इक्वल हो जाएगा माइनस 56.6 अपॉन 5 इंटू 9 प्लस 32. तो यहाँ से आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगा माइनस 69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये आपके ये दोनों आंसर्स हो जाएंगे. ओके बच्चों, अगला एग्जांपल लेता हूँ मैं. एनसीईआरटी का ये भी सेकंड एग्जांपल है ये. टू एब्सोल्यूट स्केल्स. एब्सोल्यूट स्केल्स का मतलब ये हुआ वही कि इसमें कोई नेगेटिव टेम्परेचर नहीं है. इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट कितने पे है, 0 पर है. ए एंड बी हैव ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइंड टू बी 200 A एंड 350 B. दो एब्सोल्यूट स्केल्स हैं, ए और बी. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी ए एंड टी बी. तो याद करिए कि आपको मैंने ये याद कराया था, एक्स ट्रिपल एक्स टी माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स ट्रिपल माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी माइनस 0 अपॉन ट्रिपल माइनस 0. एब्सोल्यूट स्केल है, भले वो केल्विन ना हो, है ना. केल्विन नहीं है, केल्विन स्केल नहीं, कोई दूसरा स्केल है, हाइपोथेटिकल. तभी तो उसने ट्रिपल पॉइंट देखो ना, एक का 200 दिया, एक का 350 दिया, जबकि केल्विन स्केल में तो ट्रिपल पॉइंट 273.16 केल्विन होता है. ये कोई हाइपोथेटिकल स्केल्स हैं दो, लेकिन एब्सोल्यूट है. एब्सोल्यूट का मतलब उनका नीचे वाला पॉइंट 0 केल्विन है, यानी ये 0 है ज़रूर, और 0 पर वो आपका वो सब कुछ 0 होता है. तो यानी ये भी 0, ये भी 0. तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या आपका बन जाया करता था, एक्स टी अपॉन एक्स ट्रिपल इज इक्वल टू टी अपॉन टी ट्रिपल. ठीक है. तो अब क्या है कि आपके भले स्केल्स दो हों, ए और बी, है ना. ए और बी नाम के दो स्केल्स हैं, लेकिन वो क्वांटिटी जो बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की जो क्वांटिटी है, बॉडी के सपोज लेंथ है, तो लेंथ तो उतनी ही रहेगी जो उस टेम्परेचर पर है. तो ये जो और ट्रिपल पॉइंट पर जो उस क्वांटिटी की वैल्यू होगी, यानी ये जो रेशो है, ये तो आपका चाहे ए हो चाहे बी हो, यानी एक्स टी बाय एक्स ट्रिपल इन ए स्केल विल बी इक्वल टू एक्स टी बाय एक्स ट्रिपल इन स्केल बी. ठीक है, उस क्वांटिटी में थोड़ी चेंज हो जाएगा,
है ना। मर्क्यूरी जहाँ तक चढ़ा होगा, अगर मान लो राइज किया होगा, वो तो दोनों में उतना ही हुआ होगा उस बॉडी के हिसाब से। अब उसको आप बोल क्या रहे हो, उसको आप 40 डिग्री बोल रहे हो या 50 डिग्री बोल रहे हो, वो स्केल पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या नंबर सपोज कर रखे हैं। तो ये रेशियो आपका सेम रहेगा। मीन्स T by triple temperature, temperature by triple temperature will be constant, of A will be equal to T of triple point temperature of B, है ना। ये क्योंकि ये चीज़ अगर बराबर है तो ये चीज़ इक्वल होगी। अब यहाँ पर अपन ले लेते हैं, यानी ए वाली बॉडी के लिए टी ए बाई ए का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ए का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर था 200, ठीक है। दूसरे वाले का टी बी, बी स्केल का टेम्परेचर, उस बॉडी का टेम्परेचर बी स्केल में टी बी में हो गया, और ट्रिपल टेम्परेचर उसका था, उस स्केल बी का था 350। तो यहाँ से टी ए बाई टी बी इज इक्वल टू आ जाएगा 200 बाई 350, 200 बाई 350, दैट इज ये हो जाएगा आपका 54 ज़ा दिस, 57 ज़ा दिस, दैट इज टी ए विल बी इक्वल टू 4/7 ऑफ टी बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का ही है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ अ सर्टेन थर्मोमीटर वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। आपको एक रिलेशन दे दिया गया है, ठीक है। द रेजिस्टेंस इज इतने ओम एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज दिस, यानी आपको एक टेम्परेचर दिया 273.16 केल्विन, और इस पर रेजिस्टेंस दे दिया गया 101.6 ओम, ठीक है। फिर आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड दिया 600.5 केल्विन, और इस पर आपको रेजिस्टेंस दिया गया 165.5 ओम, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि वो टेम्परेचर क्या होगा जिस पर रेजिस्टेंस, यानी एक टेम्परेचर पूछा जिस पर रेजिस्टेंस आपका 123.4 ओम होगा। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि पहले ये जो फॉर्मूला है आपका, है ना, रिलेशन आपको दिया गया है ये, है ना। तो यहाँ से हम किसी भी टेम्परेचर पर का रेजिस्टेंस बता पाएंगे अल्फा, अगर हमें मिल जाता है तो आप सबसे पहले ये करें कि ये जो दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, ये वाला टेम्परेचर दिया है आपको 600.5 केल्विन, और ये है ट्रिपल पॉइंट। तो मैं इसको एक तरीके से LFT मान लेता हूँ, है ना। इसको आपका लोअर फिक्स टेम्परेचर मान लेता हूँ, यानी मान के चलिए कि ये R0 हो गया, है ना, ये आपका R0 हो गया, और ये आपका R1 हो गया, है ना। ये आपका सॉरी, यहाँ तो ये आपको, एक मिनट रुको बेटा, ये मैं यहाँ से हटा दूँ, उल्टा लिख दिया है मैंने यहाँ पर, यहाँ टेम्परेचर लिखे हैं और यहाँ रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। तो मैं इसको रेफरेंस, क्योंकि इस रिलेशन से ये क्लियर है कि कोई रेफरेंस टेम्परेचर है, फिर उस रेफरेंस टेम्परेचर के ऊपर कितना टेम्परेचर है वो T है ना। तो उस रेफरेंस टेम्परेचर पे, यानी T0 कोई रेफरेंस टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R0 है, और T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R है। ये इस रिलेशन से ये क्लियर है कि भाई R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0 से मतलब ये निकलता है कि T0 कोई रेफरेंस टेम्परेचर है, एक तरीके से जिसको अपन लोअर फिक्स टेम्परेचर अभी तक लेते हैं ना, वैसा कोई टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टेंस R0 है, और कोई फिर हायर टेम्परेचर T है जिस पर रेजिस्टेंस R है। तो मैं इसको, ये इन दोनों में कम कौन सा टेम्परेचर है, ऊपर वाला ये, है ना। तो इसको मैं T0 ले लेता हूँ और इसको मैं T ले लेता हूँ, है ना। इसको मैं R0 ले लेता हूँ और इसको मैं R1 ले लेता हूँ, या हाँ, इसको T1 ले लेता हूँ, इसको R1 ले लेता हूँ, और फिर मैं ये रिलेशन लगाता हूँ R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ठीक है। ये रिलेशन लगाकर मैं अल्फा निकाल लाऊंगा, फिर अगले में यूज़ कर लेंगे हम उसको। तो R1 आपका है 101.6, और R1 आपका ये 165.5 है ना। ओके एक मिनट, है ना। तो ये हो गया आपका 165.5, R0 है आपका 101.6, ये हो गया 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, यानी ये आपका T1 माइनस T0, T1 माइनस ये T1 है अपना, है ना, T1 माइनस T0। तो 600.5 माइनस 273.16, दिस इज इक्वल टू 227.34, ये हो गया 227.34, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 165.5 अपॉन 101.6,
-1, इधर 1 इधर आ जाएगा और पूरे के अपॉन में आ जाएगा 1/227.34। ये इससे आ जाएगा आपका अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करके अल्फ़ा निकाल लेंगे हम, है ना। अब अल्फ़ा कितना आएगा वो थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर मेहनत वाली कैलकुलेशन है। तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेना बेटा, और आप ही कर लेना इस काम को। और फिर इस अल्फ़ा निकालने के बाद फिर अपन दोबारा रिलेशन ये यूज़ कर लेंगे, और दोबारा रिलेशन यूज़ कर लेंगे कैसे, R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T0, है ना। तो यहाँ पर R2 अपने को दिया है 123.4, R0 अपना वही रहेगा पुराना वाला, लोअर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस यानी 101.6, है ना। 1 प्लस अल्फ़ा आप निकाल चुके हो, अल्फ़ा यहाँ रख देंगे, और T2 माइनस T1, T2 यानी नया टेम्परेचर आपको चाहिए, और पुराना रेफरेंस टेम्परेचर आपका क्या था, ये 273.16, इसमें रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा T2 का। अल्फ़ा रख दिया आपने, पुराना जो कैलकुलेशन था उससे अल्फ़ा निकाल के रख दिया, यहाँ से T2 आ जाएगा आपका 384.8 केल्विन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा है ये क्वेश्चन, लेकिन करना चाहिए, है ना। आपको अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए ऐसे क्वेश्चनों को भी करना चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये भी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल whose unit interval size is equal to that of Fahrenheit scale। यानी यहाँ पर एक तो फ़ारेनहाइट स्केल की बात हुई है, दूसरी बात हुई है एक कोई हाइपोथेटिकली आपने कोई एब्सोल्यूट स्केल लिया हुआ है, से दैट एब्सोल्यूट स्केल इज ए, है ना, केल्विन वाला नहीं, है ना। कोई नया क्योंकि केल्विन में जो डिवीज़न है वो फ़ारेनहाइट के जैसे नहीं होते, है ना। तो कोई नया एब्सोल्यूट स्केल है, एब्सोल्यूट है, इसका मतलब है कि उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा वो 0 पर होगा, ये तय हो गई बात, वो 0 पर होगा, 0 A, है ना। फिर तीसरा आपको यहाँ पर केल्विन का भी यूज होगा, क्योंकि आपको ट्रिपल पॉइंट बोला हुआ है, और ट्रिपल पॉइंट अपने को केल्विन में मालूम है कि केल्विन में कितना होता है ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। ओके, अब आगे क्या बोला उसने कि फ़ारेनहाइट का जो 1 डिग्री का साइज है, फ़ारेनहाइट का 1 डिग्री का साइज यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो ये वाला जो एब्सोल्यूट स्केल है इसके 1 डिग्री के बराबर है, यानी इसका जो एक डिवीज़न है वो डिवीज़न इसके बराबर है। ठीक है, यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 ऑफ दिस एब्सोल्यूट स्केल। ओके, ठीक है। अब इस एब्सोल्यूट स्केल में ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर आपको निकालने जाना है। तो पहले हम इस चीज़ को ही एक्सप्लोर करें, जो इन्फॉर्मेशन बोली गई है कि फ़ारेनहाइट का 1 डिग्री जो है वो बराबर है उस हाइपोथेटिकल एब्सोल्यूट स्केल के। तो याद करिए, अगर फ़ारेनहाइट जो है एब्सोल्यूट स्केल राइट इज इक्वल टू दैट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट में हम यहाँ पर क्या काम, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये कि हम कैसे इसको स्टार्ट करें। तो हमारा यहाँ पर काम है फ़ारेनहाइट को एब्सोल्यूट से रिलेट करना, और फिर साथ ही साथ केल्विन से केल्विन की वैल्यू को यूज़ करके हमें ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर निकालना। तो मैं एक काम करता हूँ कि केल्विन में फ़ारेनहाइट को देख लेता हूँ, फिर फ़ारेनहाइट को ए के बराबर कर लेता हूँ, और फिर मैं ए में ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू निकाल लाऊंगा। आइए, तो मैं सबसे पहले ये वाला काम करता हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं काम करते जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसी लाइन ऑफ एक्शन बनाई हुई है। देखिए, फ़ारेनहाइट में आपको पता है कि फ़ारेनहाइट में जहाँ पर 180 डिवीज़न होते हैं, वहाँ केल्विन में ये फ़ारेनहाइट है, और अगर केल्विन की बात करें तो इतनी ही डिस्टेंस में 100 डिवीज़न होते हैं। याद आया? तो मैं ये बोलूँ कि 180 जो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 100 केल्विन, मैं बोल सकता हूं ऐसा, है ना। आपको मालूम है डिवीजन वगैरह आपको सब बता दिए गए हैं। तो फ़ारेनहाइट में जहां पर LFT और UFT के बीच में 180 निशान लगाए जाते हैं, वहां केल्विन स्केल में LFT और UFT वही दोनों पॉइंट्स, लेकिन उनके बीच में 100 निशान लगाए जाते हैं जैसे सेल्सियस में होते हैं। ओके, तो यहां से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 5/9 यानी 25 ये हो जाएगा, या क्यों मैं केल्विन को निकाल लूँ ना, क्योंकि मेरा टारगेट तो केल्विन है। ठीक है, केल्विन मिल जाएगा तो मैं ट्रिपल पॉइंट निकाल लूंगा। तो 1 केल्विन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9/5
डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब आपको बोला गया कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो एक ए के बराबर है, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ 1 केल्विन इज इक्वल टू 9/5 और ये ए। क्यों? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 ऑफ ए। वो ए यानी वो जो हाइपोथेटिकल बीच में बैठा हुआ स्केल है वो वाले की बात कर रहा हूँ। तो चूंकि डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वो बराबर है 1 ए के, तो यहाँ पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह मैंने 1 ए लिख दिया। ठीक है, अब सीधे मैं चले जाता हूँ क्या कि 1 केल्विन अगर 9/5 ए के बराबर है तो 273.16 केल्विन कितने ए के बराबर होगा? तो सिंस 1 केल्विन इज इक्वल टू दिस एंड देयरफॉर 273.16 Kelvin will be equal to 9/5 into 273.16 A. That is, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 491.688 A। आ गई बात समझ में? तो हमने सबसे पहले फ़ारेनहाइट से केल्विन में रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया कि एक केल्विन कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो जब फ़ारेनहाइट आ गया यानी एक केल्विन कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, ये चीज़ हमें मिल गई है ना। तो फिर हमने फिर उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 1 ए लिख दिया। ए मतलब कोई हाइपोथेटिकल एब्सोल्यूट स्केल, वो ए लिख दिया क्योंकि उसने बोला था कि जो नया एब्सोल्यूट स्केल है उसका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के 1 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो वहाँ मैंने ये लिख दिया। उसके बाद फिर 1 केल्विन का ए में के साथ रिलेशन आ गया, तो फिर ट्रिपल पॉइंट जो हमें केल्विन में मालूम है उसको हमें ए में निकाल सकते हैं। तो सीधे सीधे ये लगा दिया, आंसर इज ये दिस। ओके, अगला एग्जाम्पल है, ये भी एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है। Two ideal gas thermometers A and B use oxygen and hydrogen respectively. The following observations are made. ये आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है। इस प्रेशर थर्मामीटर है यानी प्रेशर आपका चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर होगा ये। तो इतना पास्कल, इतने पास्कल की रीडिंग दिया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे। ये थर्मामीटर ए है। और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज दिस 1.797 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, ऐसे ही ये प्रेशर थर्मामीटर दूसरा हो गया। ये बी है बेटा, है ना, यहाँ पर बी लिख देना, ये गलत लिखा हुआ है, ये बी होगा, है ना। ए और बी दो स्केल्स है ना, यहाँ पर ये दो स्केल्स हैं। ओके, तो अगर आपको ट्रिपल पॉइंट मालूम है और पे इतना प्रेशर है और ये दूसरा प्रेशर आपको ये मालूम है, तो मान के चलिए कि आपको इसमें जो काम करना है वो ये करना है कि मेल्टिंग पॉइंट आपका जो सल्फर का है वो हायर प्रेशर पे दिख रहा है, ये हायर है, ये ज़्यादा है प्रेशर ये वाला, और ये वाला प्रेशर कम है। तो एक तरीके से मान के चलिए कि ये आपका अपर फिक्स टेम्परेचर हो जाएगा और ये लोअर फिक्स पॉइंट हो जाएगा, अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट। चलिए अब देखिए, अपन को अपने पास क्या है, आपको बताया था मैंने ये रिलेशन कि आप ऐसे शुरुआत किया करिए, यानी अलग अलग बदल बदल के मत शुरुआत किया करो। आप ऐसा काम किया करो एक जैसा हो वो, और एक जैसे का मतलब ये हुआ कि आप तो सीधे ये xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इज इक्वल टू t माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। यहाँ से फिर आप ट्रिपल पॉइंट कन्वर्ट किया करो, x एट t माइनस x एट 0 अपॉन x एट 100 वाले पॉइंट को अपन क्या ले लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट, है ना। और ये आपका x एट 0 ही रहता है, इज इक्वल टू t माइनस 0 अपॉन ट्रिपल पॉइंट माइनस 0। और ये कोई भी 0 केल्विन पे वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाता है xt बाय x ट्रिपल इज इक्वल टू टी बाय टी ट्रिपल। तो यहाँ से आपको मिल जाता है ये मैं यहाँ पर आगे बढ़ा लूँ, यानी आप यहाँ पर आ गए हैं कि टी बाय टी ट्रिपल इज इक्वल टू एक्स टी अपॉन एक्स ट्रिपल। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो और अच्छी बात है ना, और अच्छी बात है। अगर आपको डायरेक्ट ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको बताता हूँ ऐसे तरीके से जिससे कि आप बार बार मतलब भूलें नहीं, जिससे हर चीज़ वो रिवाइज होती जाती है। तो टी बाई टी ट्रिपल इज इक्वल टू एक्स टी बाई एक्स ट्रिपल हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्वांटिटी वेरी कर रही है वो कौन सी है, प्रेशर। तो प्रेशर ये एक्स की जगह पर मैं पी लिख दूंगा, तो पी टी बाई पी ट्रिपल, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका जो टेम्परेचर आएगा, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर आपको निकालना है। तो यानी टी हो गया, ये टी इज इक्वल टू पी टी बाई पी टी ट्रिपल इंटू टी आर, ये हो गया। अब आप देखिए कि मेल्टिंग पॉइंट जो था उसमें प्रेशर कितना था, ये मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर है और ये मेल्टिंग पॉइंट पर का प्रेशर है ना, ये दोनों चीज़ें आमने सामने लिखी हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट पे आपका जो प्रेशर था वो था 1.797 इंटू 10⁵ तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, 1.250 ये था, इंटू ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है
273.16। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये टेम्परेचर आ जाएगा, यानी ये ए का हो गया, स्केल ए से आप काम कर रहे हो, तो ये आ जाएगा 392.69 केल्विन। ठीक है, इसी तरीके से अब यही फॉर्मूला मैं ये लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला बी वाले स्केल के लिए। तो बी वाले स्केल के लिए जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा वहाँ के मेल्टिंग पॉइंट का प्रेशर, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, पी टी अपॉन पी ट्रिपल इंटू ट्रिपल पॉइंट, दैट इज पी टी आपका था 0.287 इंटू 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, 0.200 इंटू ट्रिपल पॉइंट 273.16। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 391.98 केल्विन, है ना। तो ये दोनों आंसर आपके इस तरीके से आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब इसमें आगे क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं। ये दोनों टेम्परेचर देखो अलग अलग आए हैं, यानी ये इसका 392.69 आया है और इसका 3, जबकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर ही है, सल्फर ही का मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन दो अलग अलग स्केल जो थे, आपने दो अलग अलग थर्मामीटर से काम किया, ए और बी से, है ना। ये आपका थर्मामीटर बी है, ये थर्मामीटर बी है, ये थर्मामीटर बी है, तो दोनों से अलग अलग टेम्परेचर आए। तो अब देखें अगले पार्ट में पूछा हुआ है आपसे कि व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड द स्लाइट डिफरेंस इन आंसर्स ऑफ थर्मामीटर्स ए एंड बी। द थर्मामीटर्स आर नॉट फॉल्टी, थर्मामीटर्स में कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन क्यों अलग अलग आंसर आए पूछ रहा है। व्हाट फर्दर प्रोसीजर इज नीडेड इन द एक्सपेरिमेंट टू रिड्यूस द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू रीडिंग्स। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कि भाई डिफरेंस इसलिए आया है, डिफरेंस इसलिए आया है कि डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि द टू गैसेज आर नॉट आइडियल, द टू गैसेज आर नॉट आइडियल, आइडियल गैसेज नहीं है। क्यों? आपने कौन सी गैस लेके काम किया? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये रियल गैसेज एक्चुअली, है ना। तो ये आइडियल गैसेज नहीं थी, इसलिए ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है आंसर्स में, है ना। ये थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ रहा है दोनों स्केलों से काम करने पर। तो फिर अब ये बताओ कि भाई इसको दूर कैसे किया जाए। रीजन तो मिल गया कि द टू गैसेज आर नॉट आइडियल, तो अब दूर कैसे करें इस डिस्क्रिपेंसी को। तो भाई सीधे आप फिर ये बोलिए कि इनको आइडियल गैस के जैसा बिहेव करना चाहिए, तब जाकर वो प्रेशर का जो फॉर्मूला आपने लगाया ना वो एग्जैक्टली अप्लाई होगा उनके लिए। तो आइडियल गैस के जैसा बिहेव कब करती हैं रियल गैसेस? एट लो प्रेशर, है ना, एट लो प्रेशर वो बिहेव करती हैं। तो प्रेशर को कम करना होगा हमें, यानी लो प्रेशर पे रीडिंग लेनी पड़ेगी आपको, यानी प्रेशर मस्ट बी लो, प्रेशर मस्ट बी लो। ठीक है, लो प्रेशर पे अगर हम काम करेंगे तो हमें जो भी रीडिंग मिलेगी, जिस भी चीज़ की हम मेज़र करेंगे वो सही मिलेगी, क्योंकि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैसेस, रियल गैसेस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करती हैं। ठीक है, चलिए अगला एक एग्जांपल लिया है। लेट अ स्टूडेंट डेवलप्स अ न्यू स्केल कॉल्ड अफलातून स्केल। ये मैंने जानबूझकर दिया हुआ है जिससे कि आपका वो स्केल की मैन्युफैक्चरिंग वाला क्वेश्चन आपसे बने। लेट अ स्टूडेंट डेवलप्स अ न्यू स्केल कॉल्ड अफलातून स्केल, उसको ए से डिनोट किया गया है, एंड टेक्स 20A एंड 80A एज LFT एंड UFT। LFT को उसमें 20 अफलातून माना और UFT को उसने 80 अफलातून माना। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट 50 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी 50 डिग्री सेल्सियस पर है, उसका टेम्परेचर इस नए स्केल में कितना होगा। तो आपका थर्मामीटर की मैन्युफैक्चरिंग में आपको मैंने ये सिखाया था कि रीडिंग जो है, रीडिंग माइनस LFT अपॉन UFT माइनस LFT शुड रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो अगर मैं सेल्सियस में जाऊं तो रीडिंग अगर 50 डिग्री है, 50 माइनस सेल्सियस का LFT 0 होता है और UFT 100 होता है, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, जो नया स्केल है उसका आपका रीडिंग आपको चाहिए, यानी उसका A आपको चाहिए और LFT उसका 20 है और UFT आपका 80 है। तो 80 माइनस 20, ये रेशो हमेशा बराबर होना चाहिए कोई भी थर्मामीटर आप बनाइए। तो यहाँ से आ गया 1/2 इज इक्वल टू A माइनस 20 और यहाँ 80 माइनस 20 60 आ रहा है और 60 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 60/2 30 हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, A इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। यानी 50 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉडी है उसका टेम्परेचर इस नए अफलातून स्केल में भी 50 होगा, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 50 डिग्री अफलातून। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि LFT भी आपने 20 से राइज करा दिया और UFT को 80 से कम करा, 100 से 20 नीचे कर दिया, इसलिए वो जो वैल्यू है वो वहीं की वहीं रह गई, है ना। खैर, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये मैं चाहता था
कि आप ये वाला जो कंसेप्ट है, एक बार किसी भी हाइपोथेटिकल स्केल के ये कंसेप्ट का न्यूमेरिकल आपसे बनना चाहिए। ओके, चलिए बच्चों, आज हमने थर्मोमीटर्स और टेम्परेचर वगैरह के बारे में आपको बता दिया। अब अगली क्लास जो मैं लूँगा इसमें वो थर्मल एक्सपेंशन पे लूँगा। ठीक है।